गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी से बहुत नमस्कार। मनन, हेलो सर फ्रॉम नैनीताल का सबसे पहले हमारे पास मैसेज आया है। ऋतु जी करें गुड इवनिंग गुरु जी, गुड इवनिंग। राहुल, अभिषेक, श्रुति जय सभी को नमस्कार। आई होप कि आप सभी क्लास स्टार्ट हो गई है, तो एक बार बता देंगे ताकि हम क्लास को आगे बढ़ा सकें, ठीक है। और आज आपका वीकेंड तो ख़राब नहीं हुआ कि सर सैटरडे को क्लास ले ली? कोई बच्चा ऐसा हो कि कह रहा हो जी हमारा वीकेंड ख़राब कर दिया आपने। आराम से बढ़िया नींद ले रहे थे, मस्त मज़ा आ रहा था। एक छात्र का ना कोई वीकेंड है, ना उसकी कोई छुट्टी है ना, और ना सोना है। आपको हमने पहले बता दिया था कि आपकी क्लास जो है हमारे साथ में होगी आज 4 से 6 के बीच में। तो एक बार बस मैं इतना देख लेता हूँ कि लास्ट क्लास में हम कहाँ तक पहुँच गए थे, है ना। तो लेट मी चेक, अगर आपके कल के क्लास के नोट्स डल गए हैं तो हम्म ओके है। ऑल गुड सर, नमस्ते सर, पॉल करें नमस्ते। कल की क्लास के नोट्स नहीं डले हैं ना आपके? तो कल कहाँ तक पढ़ा दिया था भाई मैंने आपको? बस मुझे एक सेकंड देखना पड़ेगा कि लास्ट पॉइंट क्या लिखवाया था। ओके, वेलोसिटी तक पढ़ा दिया था आपको। तो कल की क्लास में अ, ठीक है, वसुंधरा, सूरज, पायल, राहुल, नितिन, शुभम, नीरज, नमस्कार भाई नमस्कार। शुरू कर दें। देखो, लास्ट क्लास में बेटा हमने पढ़ा था स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड मैंने आपको बताया था कि स्पीड केवल आपको ये बताएगी कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु कितना तेज भाग रही है, वो आपको स्पीड बताती है। लेकिन वेलोसिटी, वेग में हमें दो बात पता चलेंगी। एक तो ये पता चलेगा वेलोसिटी से कि कोई वस्तु कितना तेज भाग रही है, ये तो पता चलेगा ही चलेगा। और साथ में मुझे ये भी पता चलेगा कि कोई वस्तु कितना तेज भाग तो रही है पर किस डायरेक्शन में भाग रही है। तो वेलोसिटी हमें स्पीड और डायरेक्शन दोनों चीज देंगी। तो बेटा हमने पता कर हमने कहा था कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसकी डायरेक्शन है। और वेलोसिटी का फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय। लेकिन स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो स्पीड आएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को टाइम से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी आएगा। अच्छा, वेलोसिटी बेटा अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब देखो आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर मान लो ये बेटा कोई पार्टिकल है, इसे हम ओरिजिन पे छोड़ा हमने यहाँ पे ना, मूल बिंदु पे, यहाँ पे ये ओरिजिन है, मूल बिंदु जहाँ पे आपने इस पार्टिकल को छोड़ा। तो अगर कोई पार्टिकल केवल और केवल एक सीधी रेखा में चल रहा हो, पार्टिकल केवल एक सीधी रेखा में चले, तो बेटा क्या होगा, अगर ये पार्टिकल इधर को जाएगा तो इस वाली डायरेक्शन को तो हम पॉजिटिव मान लेते हैं और इस वाले डायरेक्शन को हम निगेटिव मान लेते हैं। यानी कि मैं आपसे कह सकता हूं कि अगर कोई पार्टिकल जो है वो अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, मान लो कि पार्टिकल जो है ये ए पॉइंट पर है, तो बेटा इसकी जो वेलोसिटी है अगर वो 10 है तो उसे +10 मीटर पर सेकंड लिखना पड़ेगा। भाई वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर पार्टिकल आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में भाग रहा है तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव लिखो। अगर मान लो कि कोई पार्टिकल आपका बी है ये, और ये इस तरफ को भाग रहा है ना, तो इसकी वेलोसिटी अगर 10 है तो आप लिखेंगे -10 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी बेटा जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है ना फिजिक्स में, तो इनके साथ एक अच्छी बात ये होती है वेक्टर क्वांटिटी के साथ में कि अगर मान लो कोई पार्टिकल इधर को जा रहा है और आपने उसकी वैल्यू पॉजिटिव ली है, तो अगर ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो उसकी वैल्यू आपको निगेटिव लेनी पड़ेगी। तो अगर पार्टिकल इधर जा रहा है +10 मीटर पर सेकंड से, तो मुझे पता चल रहा है कि ये पार्टिकल हर सेकंड 10 मीटर दूर जा रहा है, हर सेकंड 10 मीटर दूर, लेकिन किस तरफ को, इस पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये पार्टिकल भी हर सेकंड 10 मीटर जा रहा है लेकिन इस डायरेक्शन में। इसका मतलब ये नहीं कि इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है तो इसकी कम है और इसकी ज्यादा है, दोनों की वेलोसिटी बिल्कुल बराबर है। दोनों पार्टिकल पर सेकंड 10-10 मीटर दूर जा रहे हैं। पहले वाला पार्टिकल भी हर सेकंड 10 मीटर दूर जा रहा है, दूसरा पार्टिकल भी हर सेकंड 10 मीटर दूर जा रहा है। बस मान लो कि एक ईस्ट में जा रहा है, एक वेस्ट में जा रहा है, या जो भी डायरेक्शन आपने पॉजिटिव मानी, एक पॉजिटिव में जा रहा है, एक नेगेटिव में जा रहा है, इससे तो और कोई फर्क नहीं है। अच्छा, ये तो आ गया हमारे कल की क्लास तक एक छोटा सा रिवीजन। अब आज की क्लास हम यहाँ से शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे गलत आंसर देंगे इसका, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, सोच के आंसर देना। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर बेटा कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु कांस्टेंट स्पीड से, नियत चाल से भाग रही हो, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से भागे
तो उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा। अगर एक वस्तु एक नियत चाल से चल रही हो तो उसकी गति त्वरित गति, उसका मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होगा या नहीं, अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो। बताओ, सोच के बताना, जल्दीबाजी में एकदम से रिप्लाई मत करना। पंकज भाई टाइम से क्लास में आया करो, 4 बजे की क्लास है, आप आ रहे हो 4:05:08 पे आपका कमेंट आया है, नहीं लगभग लगभग 5 मिनट लेट हो आप क्लास में, है ना। बेटा समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब देखो मैं सैटरडे संडे छुट्टी रखता हूँ, आपकी क्लास ली मैंने, तो अगर टीचर अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि बच्चों का सिलेबस टाइम से खत्म हो, है ना, ताकि वो और सब्जेक्ट पे भी फोकस कर सकें, तो आपको भी सीरियस होना चाहिए। तो अलार्म लगा लिया करो मोबाइल में, टाइम से आया करो। एक शुभम का हमारे पास आंसर आया है, एक मनन का आया है, एक सृष्टि का आंसर आया है, पूजा कह रही है इनका आंसर आया। इनमें मुझे मनन का आंसर ठीक लग रहा है, बाकी सबका गलत है। देखो, अगर बेटा किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है, सूरज कुशवाहा कह रहे हैं क्वेश्चन रिपीट। क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मैं आपसे कहूं एक वस्तु, एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से, नियत चाल से चल रहा है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा, ये आपको बताना है। आलोक का सही है, अनमोल का गलत है, अंशु का कुछ गलत गलत सा लग रहा मुझे, पंकज का गलत है, मनु तो अपना नाम ही बता रहे हैं हमें। देखो बेटा, जितने बच्चे कह रहे हैं कि अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, उन सबका गलत है। जो कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन होगा, उनका भी गलत है। जो कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन हो भी सकता और नहीं भी, उनका सही है। देखो पहले आपको समझो कि अगर कोई वस्तु एक्सेलरेट कर रही है, अगर कोई वस्तु त्वरित गति में, तो उसका मतलब क्या है। जब हम कहते हैं ना कि ये पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, तो एक्सेलरेट करने का आपके दिमाग में क्या फोटो बन रहा है, ये समझो। देखो भाई, अगर बेटा कोई पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो बेटा उसके 3 मतलब हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि या तो उसकी स्पीड बढ़ रही है, 4 से 5 होगी, 5 से 6 हो गई, या उसकी स्पीड घट रही है, या उसके डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। डायरेक्शन में बेटा चेंज होना भी एक्सेलरेशन है, चेंज इन डायरेक्शन। दिशा का बदलना। अब बेटा मैंने आपसे क्या कहा कि एक पार्टिकल है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, यानी ना तो स्पीड बढ़ रही ना घट रही। भाई स्पीड तो फिक्स है, 20 मीटर पर सेकंड है तो 20 है, ना तो स्पीड बढ़ रही ना स्पीड घट रही। पर मैंने आपको डायरेक्शन के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। अब स्पीड तो कांस्टेंट है, अगर डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो रही हो, यानी कि वस्तु एक ही स्पीड से एक ही डायरेक्शन में चल रही हो, तो फिर तो बेटा उसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन 0 आएगा। लेकिन स्पीड कांस्टेंट है, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही हो तो आप उसी स्पीड से एक सर्कल में भाग रहे हो, मान लो लगातार 20 की स्पीड से सर्कल में भाग रहे हैं, आपको डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है, क्योंकि वहां डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो कितना तेजी के साथ आप दिशा बदल रहे हो, ये भी एक्सेलरेशन है। तो अगर कोई आपसे कह दे कि स्पीड कांस्टेंट है, बेटा देखो स्पीड से आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक्सेलरेशन है कि नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन के 3 मतलब है। मैंने कहा कि स्पीड का बढ़ना भी एक्सेलरेशन, स्पीड का घटना भी एक्सेलरेशन, और डायरेक्शन का बदलना भी एक्सेलरेशन। तो बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि एक्सेलरेट करने का मतलब केवल ये है कि स्पीड बढ़ना। अगर स्पीड घट रही हो तो सब नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या देते हैं, अगर स्पीड घट रही हो तो उन्हें लगता है कि एक्सेलरेशन मतलब केवल स्पीड बढ़ना घटना है ना, स्पीड का बढ़ना, स्पीड का घटना और डायरेक्शन का चेंज होना, तीनों एक्सेलरेशन है। अब आप कहेंगे सर आप इतना माहौल क्यों बना रहे हो, थोड़ा शॉर्टकट करके भी तो बता सकते थे, क्योंकि कल आपने मैं बताया था कि वेलोसिटी एक शब्द आपने मैं पढ़ाया कल की क्लास में, और वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड इनटू डायरेक्शन। ये तो आप बता रहे थे कल हमें चाहते हुए कि चाल इनटू दिशा। तो गुरुजी अगर कोई वस्तु के अंदर एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब आपके अनुसार यह है कि या तो उसकी स्पीड बदलनी चाहिए या फिर डायरेक्शन बदलनी चाहिए। अच्छा, अगर स्पीड या डायरेक्शन में से कोई भी एक चीज बदल गई तो यानी कि वेलोसिटी बदल जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी में स्पीड और डायरेक्शन दोनों है। तो आप सीधा ये क्यों नहीं कह रहे हो कि एक्सेलरेशन का एक्चुअल मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु एक्सेलरेट कर रही है यानी कि उसकी वेलोसिटी में, उसके वेग में परिवर्तन होना चाहिए। तो आप कभी भी किसी किताब में एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ना, हमेशा वहां पर लिखा होगा वेग परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट का मतलब होता है, दर का मतलब होता है कितना तेजी के साथ वेलोसिटी बदल रही है।
आप कभी किसी किताब में ये नहीं पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, चाल परिवर्तन की दर नहीं पढ़ेंगे, वेग परिवर्तन की दर पढ़ेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन के लिए वेग में परिवर्तन देखना है, वेलोसिटी में चेंज देखना है। वेलोसिटी में चेंज होगा कैसे? या तो ऑब्जेक्ट की स्पीड बदल रही हो, वो 2 से 3 4 5 6 स्पीड से भाग रहा हो, अगर स्पीड नहीं बदल रही है तो उसकी डायरेक्शन बदल रही हो, और दोनों बदल रहे हो तो मजा ही आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बेटा में क्या दिखेगा? वेग परिवर्तन, ना कि चाल परिवर्तन। तो पहले तो हम एक लाइन लिखेंगे, फिर मैं इसकी आपको डेफिनेशन लिखवा दूंगा। पहले लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, लिखेंगे if speed of an object is constant, if speed of an object is constant, then its motion may or may not be accelerated। लिखेंगे, यदि किसी वस्तु की चाल नियत हो, यदि किसी वस्तु की चाल नियत हो, यदि किसी वस्तु की चाल नियत हो तो इसकी गति त्वरित गति हो भी सकती है और नहीं भी। आई होप कि आपके पास समझ में आई होगी कि इसका मतलब क्या है कि हो भी सकते और नहीं भी, यानी स्पीड अगर कांस्टेंट है तो मोशन एक्सेलरेटेड हो भी सकता नहीं भी, क्योंकि हमें डायरेक्शन के बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर एक बेटा पार्टिकल है, एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है, अगर बेटा उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, देखो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो उसका मोशन एक्सेलरेटेड हो भी सकता और नहीं भी, लेकिन अगर वेलोसिटी, उसका वेग कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा, बताओ। तो मैं पानी की बोतल उठाता हूं एक। स्वाति अनमोल का बड़ा सुंदर आंसर हमारे पास में आया, यानी कि बच्चे बात को पकड़ना शुरू कर दिया है इन्होंने। अंशु का भी ठीक है। शुभम कह रहे सर आई हैव वन डाउट, फिर चला गया, बाकी बच्चों को कमेंट आ गए हैं। वसुंधरा का भी सही है, अक्षय गलत है, मनन सबका 0। बेटा अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट तभी तो हो सकती है जब ना स्पीड बदले ना ही डायरेक्शन, यानी अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है फिर तो एक्सीलरेशन 100% 0 है। भाई वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगी? ना स्पीड बदले ना ही डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन के लिए स्पीड डायरेक्शन में कुछ तो बदलोगे, जब कुछ बदल नहीं रहा तो फिर तो एक्सेलरेशन 0 है। तो यहां पे लिखेंगे इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, if velocity of an object is constant, comma, then its acceleration will be 100% 0। जान पूछ के लिखा मैंने 100% 0, ताकि आप याद करते समय, रिवीजन करते समय कोई डाउट रहे ना। यदि किसी वस्तु का वेग नियत हो, यदि किसी वस्तु का वेग नियत हो तो उसका त्वरण 100% शून्य होगा। ठीक है, तो दोनों को मैंने साथ साथ लिख दिया ताकि आप समझ जाओ कि स्पीड कांस्टेंट का मतलब यह है कि एक्सेलरेशन हो भी सकता नहीं भी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है फिर तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, 100% ही 0 है, फिर कोई संभावना नहीं है होने ना होने की। अब यहां पर हम इन्हें एक साथ लिख लेना बेटा, ठीक है। अब आएंगे हम एक्सेलरेशन की जो, अरे ये क्या कर दिया मैंने, एक्सेलरेशन की उस डेफिनेशन पे जो हमने किताबों में बचपन से रट्टा मारा है ना, घोट के पी गए थे जिसे हम 9th क्लास में, और पेपर में चिपका के आ गए थे ताकि हमें 2 नंबर मिल जाएं। 2 नंबर तो मिल गए, सीख कुछ नहीं पाए हम। एक्सेलरेशन ए,
मैं तो अभी भी पढ़ाता हूँ 9th-10th वालों को, कहता हूँ मैं, कहीं कोई 10th के नंबर कहीं नहीं पूछता पूरे जीवन में। 10th की मार्कशीट केवल डेट ऑफ बर्थ देखने के लिए है। तो कोशिश करो सीखने की, जितना हम सीखेंगे वो उतना बढ़िया है। जब सीखेंगे तो नंबर तो अपने आप से ही जाएंगे। तो नंबर तो फिर बाई प्रोडक्ट है। हमारे यहाँ क्या है कि प्रोसेस क्या है कि नंबर पहले आ जाए, जब नंबर आ जाएंगे तो हमें लगता है कि हम सीख भी जाएंगे। ऐसा नहीं है। नंबर आने का मतलब ये नहीं कि हम सीख लिया। हो सकता है कि हमने केवल बस गए, रट्टा रट्टा मारा रात भर और जाके सुबह को उल्टी कर आए पेपर में, तो वो नहीं करना। देखो अब आया एक्सेलरेशन। हाँ, लेकिन जो तुम्हारा कंपटीशन वाला पेपर है, यहाँ सरकारी नौकरी का हम चाहिए, यहाँ पे हमें साम दाम दंड भेद सब अपनाने पड़ेंगे। कई जगह चीजें समझनी भी है, सीखनी भी है, और कई जगह हमें चीजों को रट्टा भी मारना पड़ता है। और ना, जैसे मान लो कि आप वो क्या कर रहे हैं तो रट्टा भी मारना पड़ रहा है, कुछ फॉर्मूला है तो फॉर्मूला रट्टा भी मारना है। सर जी, आई हैव वन डाउट विद अनदर टॉपिक, कोबाल्ट 60 है, क्या रिलेशन है गामा रे में? कोबाल्ट 60 जो है, इससे जो गामा रेज निकलती है उसका हम यूज करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट में, कैंसर के उपचार में उनका यूज किया जाता है। तो जैसे आपसे कोई पूछ लेगी कैंसर के उपचार के लिए हम किसका यूज करते हैं, गामा रेज का। तो कैंसर के उपचार में जो गामा रेज होती है वो हम किस पदार्थ से प्राप्त करते हैं, वो कोबाल्ट 60 है, ये बताया था हमने आपको। यहाँ जाओ तो बेटा लिखेंगे एक्सेलरेशन में, द रेट ऑफ चेंज इन द रेट ऑफ चेंज इन velocity, the rate of change in velocity is called acceleration। वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। बेटा एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, चेंज इन वेलोसिटी, और दर का मतलब होता है बेटा, रेट का मतलब होता है टाइम से भाग करना, कितना तेजी के साथ। तो एक्सेलरेशन होता है वेग परिवर्तन बटे समय। तो बेटा परिवर्तन के लिए लिखते हैं हम डेल्टा, वेलोसिटी के लिए लिखते हैं हम वी, और टाइम के लिए लिखते हैं टी। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया हमारे पास वेग परिवर्तन बटे समय। समय यानी कि दर के लिए आया है समय। अब इस फॉर्मूले को देखो बड़े ध्यान से और देख के मुझे बताओ कि एक्सेलरेशन को स्केलर क्वांटिटी में लिखा जाए कि वेक्टर क्वांटिटी में, एक अदिश राशि में लिखा जाए कि सदिश राशि में लिखा जाए। क्या लिखें? हमारे पास में बेटा जो एक्सेलरेशन है, स्केलर के वेक्टर तो आपको सर आपने बताया था कि किसी फॉर्मूले में एक चीज ऊपर हो एक नीचे हो, उसे बड़े ध्यान से देखो, या दोनों मल्टीप्लाई में हो तब भी ध्यान से देखना है। तो इसमें हमें पता है कि जो वेलोसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि। टाइम स्केलर, अगर दो में से एक वेक्टर तो जिसका फॉर्मूला वो भी वेक्टर। तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि, ये है वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। ठीक। और एक्सेलरेशन के बेटा अगर आपसे कोई ऐसा यूनिट पूछ ले, ऐसा ही मात्रक, तो देखो क्या होगा बेटा, वेलोसिटी जो होती है इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और टाइम की होती है सेकंड। तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई सेकंड में सेकंड की मल्टीप्लाई होगी, तो बेटा इसकी यूनिट ना एसएससी ने पूछ रखी है, एक्सेलरेशन का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ रहे हो ये कैसे आया? भाई एक्सेलरेशन क्या है, वेग परिवर्तन बटे समय, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेग जो है, वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकंड में हम नापते हैं, और टाइम के लिए हम सेकंड यूज करते हैं। तो सेकंड के सेकंड मल्टीप्लाई होगी तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा इसकी यूनिट। अच्छा दूसरी चीज, अब देखो हमारे साथ में पता समस्या क्या आती है जब हम एक्सेलरेशन पढ़ रहे होते हैं। दिक्कत ये आती है, अगर मान लो मैं आपसे कह दूं कि भाई एक ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से नियत चाल से मूव कर रहा है। तो जैसे मैं आपसे कहूँ भाई एक ऑब्जेक्ट है, इसकी कांस्टेंट स्पीड है, नियत चाल है 10 मीटर पर सेकंड। तो आपके दिमाग में तुरंत एक फोटो बन जाएगा कि भाई स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये ऑब्जेक्ट हर सेकंड 10 मीटर भाग रहा होगा। पर पहले सेकंड भी 10 मीटर, दूसरे भी 30 मीटर, स्पीड कांस्टेंट है तो हर सेकंड 10 मीटर भागेगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि एक ऑब्जेक्ट है, इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है
नियत वेग है 10 मीटर पर सेकंड टूवर्ड्स ईस्ट। तो अभी आपके दिमाग में फोटो बन रहा है, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी है। नियत वेग का मतलब ये है कि ये पार्टिकल हर सेकंड 10 मीटर भाग रहा है, हर सेकंड 10 मीटर भाग रहा है। किस तरफ को? टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ को हर सेकंड 10 मीटर भाग रहा है ना भाई। आप मुझे एक चीज बताओ, स्पीड कांस्टेंट का मतलब क्या है कि हर सेकंड 10 मीटर भागना। अगर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है टूवर्ड्स कहां पर? ईस्ट, यानी कि आप पूरब की तरफ को हर सेकंड 10 मीटर भाग रहे हो। यहां पर आप किधर को भी भाग सकते हो, मैं डायरेक्शन नहीं पता। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं कि एक पार्टिकल है, इसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन नियत त्वरण, मान लो बेटा मैंने कहा कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो है +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन 10 है, इसका क्या मतलब है भाई? स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, यानी हर सेकंड में आप 10 मीटर भागेंगे। वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि आप हर सेकंड 10 मीटर भाग रहे हैं ईस्ट की तरफ को। लेकिन एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका क्या मतलब है? देखो बेटा, इसका मतलब ऐसा समझो आप, ठीक है, प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड बाई सेकंड, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बेटा अगर किसी वस्तु का अगर आपको एक्सेलरेशन पता है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेग परिवर्तन की दर। अगर बेटा किसी वस्तु का अगर एक्सेलरेशन मैंने +10 लिखा है ना, इसका मतलब पता क्या है कि जिसका एक्सेलरेशन मैंने +10 लिखा है, उस पार्टिकल की स्पीड हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, उसकी स्पीड हर सेकंड 10 बढ़ रही है। मान लो अगर वो अभी 10 की स्पीड से भाग रहा है, तो एक सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो जाएगी 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 40, फिर 60, लगातार हर सेकंड उसकी स्पीड 10 बढ़ रही है। तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट कर रहा है पार्टिकल, उसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी कि प्रत्येक सेकंड उसकी स्पीड 10 बढ़ रही है। अच्छा, अगर मैं लिख दूं कि एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी इसकी स्पीड हर सेकंड 10 घट रही है। एक्चुअली में देखो ऐसा होता है कि स्पीड बढ़ती कब है, घटती कब है? देखो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल भाग रहा है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, जिस डायरेक्शन में उसका वेग है, जिधर को भाग रहा है, मान लो कि वो पार्टिकल भाग रहा है ईस्ट में, तो जिधर को पार्टिकल भाग रहा है, अगर आप बेटा उधर कोई धक्का मार दें, उधर कोई फोर्स लगाएं, तो पार्टिकल उधर को एक्सेलरेट करेगा। आगे हम पढ़ेंगे एक फॉर्मूला F=m में, इस समय पता चलेगा कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है, जिधर को आप धक्का मारते हैं, वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। तो जिधर को वेलोसिटी थी, अगर उधर ही को ही एक्सेलरेट करें, उधर को हम धक्का मारें, यानी कि स्पीड बढ़ेगी। दूसरा, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई पार्टिकल जो है इधर को भाग रहा है ना, इधर को भाग रहा है पार्टिकल, और आपने धक्का मारा अपनी तरफ को, खींच लिया आपने अपनी तरफ को, तो स्पीड हर सेकंड घटेगी। तो बस इतना ध्यान रखो कि जब हम बोलें कि कौन सी स्पीड 10, तो यानी कि हर सेकंड आप 10 मीटर दूर जा रहे हैं। वेलोसिटी 10, यानी कि आप हर सेकंड 10 मीटर दूर जा रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन भी आपको पता होगी। लेकिन जब आपको एक्सेलरेशन पता हो, तो आपको इसका मतलब ये पता है कि जब एक्सेलरेशन पता है कि हर सेकंड कितनी स्पीड बढ़ रही है या हर सेकंड कितनी स्पीड घट रही है। अच्छा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब पता क्या है? कि स्पीड हर सेकंड 10 बढ़ रही है, हर सेकंड 10 घट रही है, फिक्स है कि हर सेकंड 10 ही बढ़ेगी या 10 ही घटेगी। अगर किसी सेकंड स्पीड 10 बढ़ गई, अगले सेकंड 5 बढ़ गई, फिर 4 बढ़ गई, फिर 3, 4, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ही नहीं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में प्रत्येक सेकंड स्पीड बराबर मात्रा में बढ़ती है और प्रत्येक सेकंड बराबर मात्रा में घटती है। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल बताता हूं मैं आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। कांस्टेंट एक्सेलरेशन को बेटा हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का नियत त्वरण या एक समान त्वरण का मैं आपको बताता हूं। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल लेंगे, आप इस सब मामलों को तुरंत समझ जाओगे एकदम। देखो हल्का हल्का सा आइडिया आ रहा है कि स्पीड कांस्टेंट है 60 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि आप हर घंटे 60 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर घंटा टूवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि आप नॉर्थ में हर घंटे 40 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। एक्सेलरेशन है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि आपकी स्पीड हर सेकंड 6 बढ़ रही है। एक्सेलरेशन है -3, यानी कि आपकी स्पीड हर सेकंड 3 घट रही है ना। अब कांस्टेंट का मतलब ये है कि हर सेकंड जो स्पीड बढ़ेगी या हर सेकंड जो स्पीड घटेगी वो फिक्स है, यानी कि कभी 3 घट गई, कभी 12 घट गई, कभी 7 ना। अब कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल पिछले सीजल मेंस में 3 नंबर का क्वेश्चन आया था, इससे ध्यान से समझेंगे इस बात को।
ये बच्चा कह रहा है सर आप जो पढ़ाते हैं उसका 90% मॉक टेस्ट में दिखता है। अच्छा अभी तो मैंने थोड़ा ना एज मेरी 30 से ऊपर हो गई है, वरना तो मैं पहले जैसे पेपर होते थे ना, मैं सब पेपर देता था कि कैसा पेपर आता है। बच्चा जब एग्जाम में बैठता है तो जब उसके सामने क्वेश्चन आया होगा तो उसने क्या फील कर रहा होगा, वो बहुत पेपर देता था मैं पहले, जब मैं मुखर्जी नगर में रहता था पहले। तो उस समय आइडिया हो गया, इतने साल पेपर दे के अलग अलग, जिसको मैं नहीं भी ऐसे भर दिया कोई भी, पता चला कि उसमें एलिजिबिलिटी भी नहीं है तो भी वो फॉर्म भर दो, बस जिसमें साइंस ज़्यादा आ रही है, किसी में साइंस कम आ रही है उसका भी, ज़्यादा वाली का भी, सबका भी। तो पिछले 10 साल से हमें एक मोटा मोटा आइडिया हो गया। इसलिए आपने देखा हो जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं केवल बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ, ज्ञान की बात नहीं करनी। आपको नौकरी चाहिए, ज्ञान जितना प्राप्त करना था आपने कर लिया है, अब बिल्कुल हम क्या करेंगे, रिलीवेंट पढ़ेंगे। रिलीवेंट पढ़ना बहुत जरूरी है, रिलीवेंट नहीं पढ़ोगे ना भाई तो बस अपना पढ़ते रहोगे, किताबें अपने लाइब्रेरी में 10 घंटे बैठे रहोगे, मेहनत करते रहोगे, पड़ोसी ये 7 वाला वो सिलेक्शन ले जाएगा। तो सबसे पहले आप देखा करो जब जिस पेपर की तैयारी कर रहे हो उसके लिए रिलीवेंट चीज़ें कितनी हैं, किस सब्जेक्ट को कम समय देना है, किसे ज़्यादा देना है। आपको पता भाई इंग्लिश को ज़्यादा समय देना है, मैथ को अधिक समय देना है, जीएस में क्या करना है कि हर एक सब्जेक्ट का बिल्कुल रिलीवेंट के ऊपर ऊपर मोटा मोटा पार्ट हमें पता होना चाहिए। ये ना हो कि जीएस में 0 नंबर ही आ जाए, है ना। तो बिल्कुल सोच समझ के तैयारी करनी होती है। अब पहले की तरह ये भी नहीं जो सीजीएल वाले बच्चे हैं कि वो केवल मेंस में खाली मैथ और इंग्लिश ही पढ़ते रहे, जब मेंस में रीजनिंग भी आने लगी है, जीएस भी आने लगी है, तो उन्हें हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना पड़ेगा। पहले वाले पैटर्न में आप केवल मैथ और इंग्लिश पढ़नी थी, आपको कुछ नहीं भी आता तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो थोड़ा समझदारी के साथ अगर आप करोगे तो बन जाएगी बात। अब देखा, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, मैं आप एक शब्द लिखूं तो बच्चा देखना बेटा, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन का जो एग्जाम्पल है होता फ्री फॉल, मुक्त रूप से गिरना। इसका एग्जाम्पल है मुक्त रूप से गिरना, फ्री फॉल, ठीक है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल होता है फ्री फॉल, मुक्त रूप से गिरना। इसका देखो मतलब क्या, मुक्त रूप से गिरना, ये मेरे हाथ में मार्कर है, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो नीचे गिरेगा, तो बेटा फ्री फॉल है। फ्री फॉल का मतलब ये होता है कि अगर किसी वस्तु पर केवल और केवल और केवल और केवल ग्रेविटी काम कर रही हो, ग्रेविटी के अलावा कुछ और काम नहीं कर रही हो, ठीक है। अगर केवल किसी वस्तु पर ग्रेविटी ही काम करे, ग्रेविटी के अलावा कुछ और फोर्स काम ना करे, जैसे मैं इसमें अगर धागा बांध देता तो फिर ये फ्री फॉल नहीं होता, स्प्रिंग बांध देता या डंडे से टच कर लेता ना। अगर किसी वस्तु को आपने छोड़ा और केवल ग्रेविटी की वजह से नीचे आए तो बेटा उसमें कहते हैं फ्री फॉल करना। अब मुझे एक चीज बताओ, मेरे हाथ में मार्कर है, जब मैं इसे छोड़ूंगा ये मार्कर फ्री फॉल करेगा, तो उस समय समझना कि क्या बेटा ये एक्सीलरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल कर रहा है, पर अभी इसकी स्पीड 0 है, छोड़ते इसकी स्पीड बढ़ रही है। यानी कि जब कोई वस्तु फ्री फॉल करती है तो बेटा उसकी स्पीड तो लगातार नीचे आते समय बढ़ती है, और जब कोई वस्तु को ऊपर फेंकेंगे उसकी स्पीड लगातार घटती है। यानी कि जब कोई वस्तु को नीचे की तरफ छोड़े या ऊपर की तरफ फेंके तो वो उसके अंदर बेटा एक्सेलरेशन होता है, वो एक्सेलरेशन होता है ग्रेविटी की वजह से, उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसे थोड़ा समझना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। और इसे बेटा हम लिखते हैं, इस एक्सेलरेशन को लिखते हैं, गुरुत्वीय त्वरण को हम लिखते हैं जी से, क्योंकि एक्सेलरेशन कौन पैदा कर रहा है, ग्रेविटी। तो बेटा जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन पैदा करती है ना, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप सब बच्चों ने रट्टा मार रखा होगा ये कि जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। बहुत सारे बच्चों को इसका मतलब ही नहीं पता होगा, आज इसका मतलब समझना। बेटा ये कौन सा एक्सेलरेशन है, जो ग्रेविटी पैदा कर रही है। जब हम किसी वस्तु को छोड़ते हैं तो ग्रेविटी उसकी स्पीड बढ़ा रही होती है, ऊपर फेंकते तो स्पीड घटा रही होती है। तो स्पीड का बढ़ना घटना तो भाई ठीक बात है, एक्सेलरेशन होता है। तो वो एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी पैदा करेगी वो कहलाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब ये है कि अगर मेरे हाथ में एक मार्कर है, अगर मैं इसे छोड़ दूं ना इस मार्कर को, तो इस मार्कर की स्पीड हर सेकंड 9.8 बढ़ेगी। तो धरती पे अगर हम एयर का, हवा का प्रभाव अभी हटा दें, एयर रेजिस्टेंस को हटा दें, तो धरती पे कोई भी वस्तु अगर आपके हाथ से छूट जाए उसकी स्पीड हर सेकंड 9.8 बढ़ती है। तो जी की वैल्यू 9.8 का मतलब ये है कि जब भी कोई आप वस्तु छोड़ेंगे उसकी स्पीड नीचे आते समय हर सेकंड 9.8 बढ़ेगी, और ऊपर फेंकेंगे तो हर सेकंड 9.8 घटेगी। या भी आप मोटा मोटी राउंड फिगर में ये वैल्यू 10 मान लो। अब समझना, मेरे हाथ में बेटा एक कोई पत्थर है, इसकी स्पीड अभी 0, जैसे मैं इसे छोड़ दूंगा इसकी स्पीड ठीक 1 सेकंड के बाद हो जाएगी 10, 2 सेकंड के बाद हो जाएगी 20, 3 के बाद हो जाएगी 30,
तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू 10 होने का मतलब यह है कि जब भी कोई वस्तु नीचे की तरफ आती है तो प्रत्येक सेकंड उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है, और ऊपर फेंकते समय हर सेकंड स्पीड 10 मीटर पर सेकंड घट जाती है। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं जी की वैल्यू 9.8 का मतलब यह है जब किसी वस्तु को छोड़ेंगे तो हर सेकंड 9.8 मीटर गिरेगी। वो कितना गिरेगी वो नहीं बताता, एक्सेलरेशन आपको बताता है कि हर सेकंड कितनी स्पीड बढ़ेगी या हर सेकंड कितनी स्पीड घटेगी। अरे बात समझ में? तो अगर मैं आपसे बोल दूं कि मेरे हाथ में एक मार्कर है, अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो ठीक, अरे यार ग्रेविटी पूरा काम कर रही है, बार बार मार्कर जो है देख रहे हो नीचे गिर जा रहा है। अगर मैं आपसे कहूं मेरे हाथ में एक मार्कर है, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो ठीक 3 सेकंड के बाद इसकी स्पीड क्या होगी? आप कहेंगे सर जब आप इसे ड्रॉप करेंगे ऐसे तो शुरुआत करेगा ये 0 से, तो 1 सेकंड के बाद इसकी स्पीड बढ़ के हो जाएगी 10, 2 सेकंड के बाद स्पीड हो जाएगी 20, और 3 के बाद आपने पूछा नहीं कि 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो जाएगी इसकी। जब मैं किसी वस्तु को मान लो 50 की स्पीड से ऊपर फेंक दूं सीधे ऊपर, तो हर सेकंड उसकी स्पीड 10 घटेगी, तो 50 है, 1 सेकंड के बाद 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10 और 0, यानी कि 5 सेकंड के बाद रुक जाएगी। तो आज समझ आ रहा सभी बच्चों को कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है? तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि जब कोई वस्तु फ्री फॉल करती है, मुक्त रूप से गिरती है, तो बेटा उसका जो एक्सेलरेशन होता है ना वो कांस्टेंट होता है, और वो कितना होता है 9 पॉइंट के बराबर। तो फ्री फॉल जो है एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है, जहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अरे भाई ये बात आई कि नहीं आई समझ? बताओ मुझे, ये बताओ मुझे कि अगर मैं आपसे कहूं कि स्पीड कांस्टेंट है तो उसका मतलब क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसका मतलब क्या? अगर एक्सेलरेशन प्लस 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो हर सेकंड स्पीड 15 बढ़ेगी, अगर एक्सेलरेशन माइनस 12 है तो हर सेकंड स्पीड 12 घटेगी। सूरज कुशवाहा कह रहे हैं जी आ गया। घनश्याम भाई बहुत लेट आए हो तुम, लगभग 4:30 बजे के आसपास, तो टाइम का जरूर ध्यान रखें, ठीक है? तो सर नेक्स्ट मंथ में एसएससी की जीएस का बैच आएगा क्या? नहीं, एसएससी की जीएस का जो है लास्ट बैच था पिछले, एसएससी की जीएस नहीं आएगा अब वो ये आएंगे जीएस स्पेशल वगैरह। बस जीएस स्पेशल वगैरह में ये होता है कि वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ते हैं, तो जो केवल एसएससी का बच्चा फॉर्म भर रहा होता है तो उसके लिए वो कंटेंट ज़्यादा हो जाता है वो। तो एसएससी की जो जीएस है उसका लास्ट बैच था जो अभी 1 अगस्त को आया था, है? अब बेटा हम लिखेंगे यहाँ पे हम इक्वेशंस ऑफ मोशन, गति के समीकरण। देखो आपको केवल ये इक्वेशन पता होनी चाहिए बस। अगर हम कोई ऐसे पेपर की तैयारी कर रहे होते जहाँ पे न्यूमेरिकल आते हैं तो फिर मैं इसके आपको न्यूमेरिकल कराता कम से कम 1.5 से 2 घंटे। जो साइंस स्पेशल बैच में पढ़ाता हूँ उसमें मैं इसके बहुत सारे क्वेश्चन कराता हूँ, 1.5-2 घंटे पढ़ाता हूँ कम से कम ये तीनों इक्वेशन, पर हमारा काम है 5 मिनट का। हमें 3 गति की समीकरण पता होनी चाहिए। देखो उसकी वजह देखो, एक बेटा गति के समीकरण की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है? अब मैं एक से बताओ, अगर ये बेटा कोई पार्टिकल है, अगर ये एक्सेलरेट कर रहा होगा, एक्सेलरेट करने का मतलब ये है कि इसकी वेलोसिटी में चेंज होगा। अगर इसकी शुरुआत की वेलोसिटी बेटा मैंने मान ली u है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी v। शुरुआत की वेलोसिटी को हम u से लिखते हैं, फाइनल को v से, तो इसकी शुरू और बाद की तो सेम तो वेलोसिटी होगी नहीं भाई। एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या होता है कि वेग परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेग में परिवर्तन तो होना ही है, ठीक है? अच्छा बाबू आपको एप्लीकेशन पे देखते रहना, पंकज पता चल जाएगा। तो u क्या बेटा इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, v क्या इसकी फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन है, और मान लो कि ये वेलोसिटी u से v हुई है t टाइम के बाद में, और u से v वेलोसिटी होते होते तक इसने s इसका डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। तो इस बेटा इस u में, v में, a में, t में, s में कुछ रिलेशन है कि वो रिलेशन जो है उन्हें हम कहते हैं गति के समीकरण। तो गति के हमारे पास में 3 समीकरण है, इन आप याद रखेंगे। पहला समीकरण है v इजकल टू u प्लस ए टी। इसमें भी आपको मैं लिखवा दूंगा कि u इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग, v है फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, a है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और t है टाइम। सेकंड है बेटा s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी समीकरण है हमारे पास v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो पेपर में आपसे पूछेगा, आपसे कह देगा कि भाई साहब ये बताओ कि 4 ऑप्शन देकर पूछ लेगा, बताओ इनमें गति का दूसरा समीकरण कौन सा है, पहला कौन सा या तीसरा कौन सा है, ठीक है? तो आपको पहला, दूसरा, तीसरा तीनों पता होने चाहिए। अच्छा कई बार जरूरी नहीं है कि बेटा आपको डायरेक्ट पहले वाला पूछे तो v इजकल टू यू प्लस ए टी लिखा मिल जाए, वो ऐसे भी लिख सकता है कि कौन सा पहला समीकरण है तो u को इधर ले जाए, वो लिख दे v माइनस यू इजकल टू ए टी बनेगा, तो बेटा a क्या बन जाएगा v माइनस यू बाई टी, उस ऐसे भी लिख सकता है वो पहली समीकरण को।
जो तीसरे वाली है उसे ऐसे लिख देता है कई बार, वो यू स्क्वायर को उधर ले जाओ तो बन जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, नीचे आ गया 2a और ये आ गया s के बराबर। तो ऐसे भी लिख सकता है, थोड़ा अरेंज करके भी लिख सकता है। तो एक काम करना, जो भी इक्वेशन आपको दे रखी है उसे अपना सेट कर लेना, तो जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच कर जाए वो हमारा आंसर है। हालांकि एसएससी में तो खैर आपको डायरेक्ट से ही मिल जाएगी, इतना कुछ ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं ताम झाम। तो यू है बेटा यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, ऐसे डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, ऐसे डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। ए बेटा कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये बेटा सारी जो इक्वेशन है ना ये सब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हैं। नियत त्वरण, और टी है टाइम। ठीक, तो तीन इक्वेशन हमारे पास है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो एक बार उसने सीरियल 17-18 में से पूछा हमारे से क्वेश्चन कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी में u क्या है, ऐसे भी पूछ लेता है वो इनिशियल वेलोसिटी। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में s क्या है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as में क्या, एक कैसा एक्सेलरेशन है, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। तो सारी इक्वेशन ये कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है तीनों की तीनों। अच्छा, अब इसमें जो बेटा अगला जो क्वेश्चन आता है ना वो हमारे काम का है, ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि ये तो सब बच्चे करके आ जाएंगे। एक वो पूछता है हमारे से कि गति का जो पहला समीकरण है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमें किस किस के बीच में संबंध बताता है, किस किस के बीच में रिलेशन बताता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो बेटा जब भी आपसे पूछा कि गति का जो पहला समीकरण है ये किस किस के बीच में रिलेशन बता रहा है, तो आप एक काम करना, चाहे पहले के बारे में पूछे चाहे दूसरे चाहे तीसरे, आप सबसे पहले वाला शब्द पकड़ना और सबसे आखिरी वाला शब्द पकड़ना। तो बस, तो बेटा v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, और t क्या है, टाइम। यानी गति का जो पहला समीकरण है वेलोसिटी और टाइम के बीच में इक्वेशन बता रहा है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में संबंध बता रहा है। वो इनिशियल फाइनल शब्द नहीं लिखेगा, बस लिख देगा कि गति का जो पहला समीकरण है ये वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है, वेग समय समीकरण है। तो अगर पेपर में आ जाए कि वेग समय समीकरण कौन सी है, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, तो बेटा पहले वाली है। तो पहले वाली को हम वेलोसिटी टाइम इक्वेशन कहते हैं, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, वेग समय समीकरण। दूसरा एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बट इसमें जो एस है डिस्प्लेसमेंट विस्थापन है और टी क्या है, टाइम। तो पहला आखिरी शब्द पकड़ना है। तो सेकंड जो इक्वेशन है ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन बताती है, ये हमारा विस्थापन समय समीकरण, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, विस्थापन समय समीकरण। अच्छा, जैसे जैसे बेटा आपको बहुत सारे टॉपिक मैंने आपको करा दिए आपकी क्लास में, तो क्या आप सब लोग थिंक उस पर अपना विस्थापन समय समीकरण, टेस्ट इंक पे जो मैंने आपको बताया था पहली क्लास में, क्या प्ले स्टोर पे जाना और एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना टेस्ट इंक के नाम से। तो वो उसे डाउनलोड करेंगे, फिर वहाँ पे एक जगह लिखा हुआ आएगा, आप डाउनलोड करने के बाद में एप्लीकेशन को जब आप ओपन करेंगे लिखा आएगा एसएससी की जीएस, उस पर क्लिक करेंगे तो सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। तो उसमें फिजिक्स वाले पे जाएंगे ना जब आप, तो आपको वहाँ पे हर टॉपिक के आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, लाइट के भी हैं, हीट के भी हैं, वेव के भी हैं, सबके हैं। तो आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उन्हें करा करो भाई, जो आप टॉपिक क्लास में करते जा रहे हो। जैसे भी हमने हाल फिलहाल में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, तो इलेक्ट्रिसिटी के बेटा फटाफट कर लिया करो, है ना, तो सही रहेगा आपके लिए। अच्छा, तीसरा वाला आप मुझे बताना कि गति का जो तीसरा समीकरण है ये हमें किस किस के बीच में संबंध बताता है, ये वाला बताओ। तीसरा वाला आप बताएंगे। पहले वाले को हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, वेग समय समीकरण। दूसरे को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, विस्थापन समय समीकरण। तीसरे वाले को हम क्या बोलते हैं, टेस्टिंग कह रहा है कि लैपटॉप में नहीं हो रहा, अच्छा मोबाइल में तो हो रहा है ना। अनुष्का जी दे रहे हैं टेस्टिंग पर टेस्ट, बहुत बढ़िया। सचिन कह रहे कर रहे हैं सर, बहुत सुंदर भाई, करना, देखो जितना करोगे। कंपटीशन की खास बात यही है कि जो टेस्ट देता हो उसका ही निकलता है। आप जितने भी
यहाँ पे हम इंटरव्यू लेते हैं बच्चों के कैरियर पे, आपने देखा होगा सब बच्चे यही कहते हैं जी मैं टेस्ट देता था। मोबाइल से दे लो भाई सूरज कुशवाहा। तीसरा वाला बेटा किसके बीच में संबंध है, यह वेलोसिटी, यह डिस्प्लेसमेंट, इसे बोलते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, वेग विस्थापन समीकरण, वेग विस्थापन समीकरण। अच्छा कई बार ना डिस्प्लेसमेंट की जगह ना पेपर में वो पोजीशन शब्द भी लिख देता है, वो पोजीशन जैसा से लिख देगा कि सेकंड वाली इक्वेशन को कि भाई ये पोजीशन टाइम इक्वेशन है, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट की जगह पोजीशन लिखा भी मिल सकता है। यहाँ पे लिख देगा कि ये वेलोसिटी पोजीशन लिख देगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह आपको पोजीशन भी लिखा मिल सकता है, इस पॉइंट को छोटा सा ध्यान रखना जरूर। तो तीन इक्वेशन है, v इजकल टू यू प्लस ए टी, v इजकल टू यू प्लस ए टी, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक है वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तीन इक्वेशन जो है तीनों का हमें ध्यान रखना है, और पहले वाली इक्वेशन को क्या कहेंगे, दूसरे को क्या कहेंगे, तीसरे को क्या कहेंगे, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब जाके बेटा हमारा काइनामेटिक्स वाला पार्ट समाप्त हो गया। काइनामेटिक्स में जहाँ पे मोशन की बात कर रहे होते हैं ना, कि स्पीड पढ़ लिया हमने, वेलोसिटी पढ़ा, एक्सेलरेशन शब्द पढ़ा, और इसके अलावा हमने कुछ गति के समीकरण पढ़ी, ठीक, छोटी छोटी चीजें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा। अब हम इतनी बातें समझने के बाद अब हम न्यूटन्स लॉज पढ़ने के लायक हो चुके हैं। अब हम हैंग डालेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बेटा देखो न्यूटन साहब ने तीन नियम हमें दिए हैं, फर्स्ट लॉ, एक है सेकंड लॉ, एक है थर्ड लॉ। थर्ड वाले को हम एक्शन रिएक्शन लॉ कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन लो, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। पहले वाले को बेटा हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। सेकंड बेटा क्या लगता है हमारा रियल लॉ, वास्तविक नियम। इसे रियल लॉ इसलिए कहते हैं, अगर आपको केवल न्यूटन का सेकंड नियम पता हो ना, तो न्यूटन ने जो बात पहले और तीसरे नियम में बताई है वही बात हम सेकंड नियम से भी समझ सकते हैं। तो इसे बोलते हैं हम रियल लॉ, वास्तविक नियम। भाई अगर वो लैपटॉप के लिए अगर डिजाइन नहीं हुई होगी ना एप्लीकेशन, तो फिर लैपटॉप में नहीं खुलेगी सूरज वो। तो बेटा हमारे पास कह रहा है कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में तीन है। कई बार तो हमारे साथ सिंपल ये पूछ लेता है कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को और क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, या तीसरे वाले को क्या कहा जाता है, एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, या कौन सा लॉ को रियल लॉ कहते हैं, सेकंड लॉ को। अब यहाँ पे एक चीज समझना, अब हमारे से बेटा एक चीज पूछता है वो, एक तो ये कि जो इनर्शिया शब्द है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि इनर्शिया क्या बला है। एक पूछता है कि इनर्शिया शब्द का, जड़त्व शब्द का सबसे पहली बार यूज किस व्यक्ति ने किया था। तो बेटा ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ, भले ही हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, जड़त्व का नियम, पर इस इनर्शिया शब्द का सबसे फर्स्ट टाइम यूज किया गया था गैलीलियो साहब के द्वारा। तो एक चीज याद रखना है, पूछ रखा पेपर में हमारे साथ, तो लिखेंगे इनर्शिया वर्ड वाज यूज्ड बाय, इनर्शिया वर्ड वाज यूज्ड बाय गैलीलियो वाज यूज्ड बाय गैलीलियो फर्स्ट टाइम। जड़त्व शब्द का तब प्रथम उपयोग गैलीलियो ने किया था। जड़त्व शब्द का तब प्रथम उपयोग गैलीलियो ने किया था, ठीक है। तो गैलीलियो साहब के द्वारा किया गया था। अच्छा एक बेटा अगला क्वेश्चन आता है कि जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ये हमें क्या जानकारी देता है, सेकंड वाले से हमें क्या पता चलता है, थर्ड वाले से क्या पता चलता है। तो बेटा न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया, ये हमें बताता है क्वालिटी ऑफ फोर्स के बारे में।
बल का गुणधर्म, क्वालिटी ऑफ फोर्स, यानी जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है ये बेटा हमें क्वालिटी बताता है फोर्स की। फोर्स की क्वालिटी समझ रहे हो क्या है? फोर्स की क्वालिटी ये है कि फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट, उसकी अवस्था बदल सकता है। अगर कोई वस्तु रेस्ट पर रखी है, रुकी है, अगर उसे मोशन में लेके आना है तो ये काम केवल फोर्स करेगा। कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है उसे रोकना है तो फोर्स करेगा। कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है उसकी डायरेक्शन बदलनी है, फोर्स करेगा। कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है उसकी स्पीड घटानी बढ़ानी है, ये काम फोर्स कर सकता है। बिना फोर्स लगाए आप ना किसी ऑब्जेक्ट को चला सकते हो, ना रोक सकते हो, ना डायरेक्शन बदल सकते हो, ना उसकी स्पीड घटा बढ़ा सकते हो। तो ये फोर्स की क्वालिटी है। तो क्वालिटी ऑफ फोर्स की क्या क्या क्वालिटी है, फोर्स की क्या औकात है, वो क्या करेगा, ये सारी बातें हम फर्स्ट लॉ पढ़ रहे होंगे तब हम सीखेंगे। अच्छा बेटा, हमें फोर्स की क्वालिटी पता चल गई कि फोर्स जो है रुकी वस्तु को चला देगा, चलती को रोक देगा। ये फोर्स की क्वालिटी है। पर फोर्स रुकी वस्तु को चला तो देगा, पर कितना फोर्स लगाऊं मैं? 1 न्यूटन लगाऊं कि 1,00,000 न्यूटन लगाऊं? कितनी रिक्वायरमेंट है, उसे कितनी क्वांटिटी में चाहिए फोर्स मुझे? भाई क्या उतना ही फोर्स मुझे साइकिल रोकने के लिए चाहिए जितना ट्रेन रोकने के लिए चाहिए? नहीं, साइकिल आराम से रुक जाएगी, ट्रेन तो नहीं रुक पाएगी। तो ट्रेन को रोकने के लिए बहुत बड़ा फोर्स चाहिए होगा और साइकिल के लिए कम चाहिए होगा। तो किसके लिए कितना चाहिए, वो 20 न्यूटन है कि 2 करोड़ न्यूटन है, वो हमें पता चलेगा सेकंड लॉ से। तो सेकंड लॉ हमें बताता है क्वांटिटी ऑफ फोर्स, ये फोर्स की क्वांटिटी के बारे में बताएगा। बल का मान। तीसरा बेटा जो एक्शन रिएक्शन लो है, ये हमें बताता है कि फोर्स जो है हमेशा पेयर में, हमेशा युग्म में, हमेशा जोड़े में काम करते हैं। आप किसी दीवार पर मुक्का मारोगे ना, तुरंत अपने हाथ को ऐसा करके बैठ जाओगे कि जितना फोर्स आप लगाएंगे दीवार पर, दीवार भी आपके हाथ पे उतना ही फोर्स लगाएगी। जितना होगा एक्शन उतना ही होगा रिएक्शन, जितनी होगी क्रिया उतनी होगी प्रतिक्रिया। ये हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ जब पढ़ रहे होंगे। नहीं, फोर्स जो है हमेशा पेयर में काम करते हैं, जोड़े में काम करते हैं। आप किसी वस्तु पर फोर्स लगाओगे तो वस्तु भी आपके ऊपर फोर्स लगाएगी। ये हम पढ़ेंगे एक्शन रिएक्शन लॉ में, तीसरे वाले में। तो हमें बताता है कि फोर्सेज ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, बल हमेशा युग्म में, जोड़े में कार्य करते हैं। ये बात हमें पता चलेगी बेटा कौन से नियम से? तीसरे वाले से, कि फोर्स हमेशा जोड़े में काम करेंगे। पहले वाला में फोर्स की क्वालिटी बताएगा और सेकंड वाला बताएगा हमें फोर्स की क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, तो एक बार यहाँ तक का लिखो। और इनर्शिया शब्द पहली बार यूज किया था गैलीलियो ने, ये भी आपको लिखना है। तो एक बार इसे उतार लो, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ मैं आपको। मैं किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछ सकता है वो। हो गया सर? क्या न्यूटन के सेकंड लॉ को लो, हाँ सेकंड लॉ को बेटा लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। ये हम पता चल जाएगा अभी जब हम पढ़ेंगे ना सेकंड लॉ के। लॉ ऑफ मोमेंटम भी क्यों कहते हैं? लॉ ऑफ मोमेंटम, संवेग का नियम भी कहते हैं इसे हम, संवेग का नियम भी कहा जाता है इसे। देखो ये लिखते घनश्याम का भी आ गया सर, सेकंड वाले को लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं कि यस। सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हो कि आपकी क्लास में एक स्टूडेंट को नींद नहीं आ सकती। अच्छा, मिला नींद आ रही होगी तुम्हें, नहीं आ रही किसी को? तो बाकी अच्छा पढ़ाते हैं, हमें बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर कोई और पूछे आपसे, कोई और टीचर पूछे कि हाँ भाई वो कैसा पढ़ाते हैं, तब आप बताओ, तो तब तो फ़ायदा है। अब यहाँ पे आ जाओ बेटा। अब इसमें देखना, इसमें जो फर्स्ट लो है इसका हम इस पर आएंगे हम। तो नींद आना नहीं आना ना, ये तो सब चीज़ें इंटरेस्ट के ऊपर है। आप कितना इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं, कितना सीरियस हैं, आप लेट के तो नहीं पढ़ रहे, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसमें टीचर का कोई रोल नहीं है।
लॉ ऑफ इनर्शिया। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे इनर्शिया की, जड़त्व की। इनर्शिया, जड़त्व। देखो इनर्शिया ये शब्द हमने पढ़ा कि सबसे पहली बार हमने कि ये यूज किया था किसने, गैलीलियो साहब ने ना, एक साइंटिस्ट कह लो या फिलोसफर दार्शनिक कह लो। ये गैलीलियो साहब जिस साल मरे थे उस साल न्यूटन का जन्म हुआ था। तो बहुत सारी बातें जो गैलीलियो ने बताई थी उन्हें अच्छे तरीके से न्यूटन ने हमारे सामने रखी। तो ये इनर्शिया क्या, पहले वो समझना। देखो अगर हम एक चीज देखें, हमारे घर में कोई भी जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर हम इसे एक से दूसरी जगह पर लेके जाना चाहें, क्या ये काम बड़े आसानी से हो जाता है? आप कहेंगे सर नहीं, बहुत पहले से टेंशन हो जाती है कि घर में सारा सामान शिफ्ट करना है ना। क्यों? और मुझे अलमीरा यहाँ से उठा के वहां रखनी है, बेड को यहाँ से वहां रखना है, तो हम सबको बहुत ताकत लगानी पड़ती है, बहुत फोर्स लगाना पड़ता है। तो ये पता फोर्स क्यों लगाना पड़ता है? कि आप ऐसे इशारा कर दो अलमारी से, हाँ अलमारी इस वाले कोने में जाओ, अलमारी तो नहीं जाएगी। आप इवन खींचना भी चाहोगे ना तब भी नहीं जाएगी, बहुत दम लगाना पड़ेगा, और भारी सी है तो जाएगी। तो बेटा देखो इनर्शिया क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी बॉडी के अंदर एक गुण होता है, एक एबिलिटी होती है कि अगर आप उसकी स्टेट चेंज करना चाहो, अगर वो रुकी हुई है, रखी हुई है, आप उसे चलाना चाहो, या चल रही है तो आप उसे रोकना चाहो, या चलती हुई की डायरेक्शन बदलना चाहो, तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट, उसकी अवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं तो वस्तु उसका विरोध करती है। भैया क्यों कर रहे हो? मान लो मैं यहाँ पर हूँ और आप चाह रहे हो कि आप मुझे ऐसे करके ऐसे करना चाह रहे हो, तो मैं ऐसे थोड़े ना हो जाऊंगा। आप आए मुझे पकड़ के ऐसे करने लगे, मैं उसका विरोध करूंगा। लेकिन अगर आप में मेरे से ज़्यादा दम होगा, ताकत होगी, तो आप मुझे तभी ऐसा कर पाएंगे। तो हर एक ऑब्जेक्ट में, हर एक वस्तु में एक टेंडेंसी होती है कि वो अपनी अवस्था में, अपनी स्टेट में परिवर्तन का विरोध करती है। उस विरोध को, उस टेंडेंसी को, उसे हम इनर्शिया कहते हैं। अच्छा, ये जो टेंडेंसी है कि वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगी, ये टेंडेंसी ज्यादा किससे मिलेगी? उस वस्तु में जिसका मास, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा। भाई ट्रेन जो है उसे चलाना भी मुश्किल है, रोकना भी मुश्किल है, क्योंकि उसका मास ज्यादा है, उसका इसलिए इनर्शिया भी ज्यादा होगा, उसकी टेंडेंसी अपोज करने की ज्यादा होगी। साइकिल को चलाना भी आसान है, रोकना भी आसान है, क्योंकि वो हल्की है, उसका मास कम है, उसका द्रव्यमान कम है, तो उसकी टेंडेंसी अपनी स्टेट को में परिवर्तन का विरोध करने की कम होगी, उसका इनर्शिया कम होगा। तो इनर्शिया एक टेंडेंसी है, एक एबिलिटी है किसी ऑब्जेक्ट की कि वो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। और ये इनर्शिया जो है ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर। वस्तु हल्की है, मास कम है, तो इनर्शिया कम होगा, उसकी स्टेट आप इजीली चेंज कर सकते हैं। वस्तु का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी बहुत ज्यादा होगा। कोई आपसे कह दे कि भैया हिमालय पर्वत जो है उसे उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख दोगे तुम? नहीं रख पाओगे, इनर्शिया बहुत ज्यादा है उसका। हिमालय छोड़ो, और गली मोहल्ले में हो सकता है किसी कोने में एक पत्थर पड़ा हो बहुत सालों से, और आज तक वो पत्थर वहीं पड़ा होगा, क्योंकि उस पत्थर को स्टेट चेंज करने के लिए बहुत फोर्स चाहिए, कोई क्रेन लेके आनी पड़ेगी तभी हट पाएगा वो, इसलिए बेचारा पड़ा है वहां पे वो। तो यहाँ पे लिखेंगे इनर्शिया की डेफिनेशन, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट due to which the ability of an object due to which it opposes any change, due to which it resist लिख लो या oppose लिख लो, due to which it resist, due to which it resist any change in its state of rest, motion or direction is called inertia. The ability of an object due to which it resists any change in its state of rest, motion or direction is called inertia. किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी विराम, कोमगति या दिशा की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है
जड़त्व कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी विराम कोमा गति या दिशा की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहलाता है ना। और जड़त्व पे क्या कहा, इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे। लिखेंगे मास इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया, मास इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया। हिंदी में लिखेंगे किसी वस्तु के जड़त्व की माप उसका द्रव्यमान है, किसी वस्तु के जड़त्व की माप, किसी वस्तु के जड़त्व की माप उसका द्रव्यमान है। बेटा ये वाली बात आपको समझ में आई है कि किसी वस्तु के जड़त्व की माप उसका द्रव्यमान है। मास इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया, यानी कि अगर इनर्शिया को मेजर करना है तो उसका मास देखना पड़ेगा। वस्तु का मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो एक बार मुझे बताओ कि यहाँ तक की बात आपको क्लियर है कि नहीं सभी को। तब तक मैं एक चीज देखता हूँ इसमें, इसे जुड़ी हुई अगर हमें मिल जाए। बाईस में है कि 23 में है, देखना पड़ेगा। बेटा कुछ और क्वेश्चन करेंगे हम फटाफट, थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। समझ में नहीं आया क्या कह रहा है सूरज? कह रहे नो सर नहीं समझ आया। क्या समझ में नहीं आया भाई? मैंने कहा कि मास इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया, किसी वस्तु के जड़त्व की माप उसका द्रव्यमान है। यानी किसी वस्तु का अगर आपको जड़त्व पता करना है कि इसका वस्तु का इनर्शिया कम है कि ज्यादा है, तो आपको उसका मास देख लो। तो जिस वस्तु का मास ज्यादा है, जो वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है, जो वस्तु ज्यादा किलोग्राम की है, उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे पास में मार्कर है, ये कहीं पर रखा है, इसे उठा के दूसरी जगह रखना बड़ा आसान है, इसका मास कम है। लेकिन इतना बड़ा पत्थर हो, उसे उठा के दूसरी जगह रखना बड़ा मुश्किल है। जिसका ज्यादा मास होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। इनर्शिया क्या होता है? ऑब्जेक्ट की एबिलिटी की वो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे, तो ऐसी वस्तु ज्यादा विरोध करेगी। ऐसा कह रहे सर, अगर सेम वाला ऑब्जेक्ट अगर वैक्यूम में रखा हो तो इनर्शिया बेटा वैक्यूम है नहीं, उससे डिपेंड नहीं करता। इनर्शिया तो एबिलिटी है जो मास पे डिपेंड करती है। मास हल्का है तो वस्तु को चला उठा सकते हो आसानी से, नहीं तो नहीं। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, पहले आप इसका आंसर दो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये वाला क्वेश्चन करना, सही बच्चे करो क्वेश्चन ये। करो बेटा ये। इसने कहा हमारे से, देख रहे हो बताने के बाद भी ऋषिकेश ने गलत कर दिया। लेट आया ना क्लास में, टाइम से नहीं आने का ये तो नुकसान है। इसने कहा कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी, बेटा एक बॉडी फ्री फॉल कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन आपको पता है कि जो फ्री फॉल करती है बॉडी उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसने दे दिया है। तो उसने कहा कि उसका कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन होता है 9.8। इसका मतलब क्या है? तो मैंने आपकी आज ही आपको बताया था कि अगर किसी वस्तु का एक्सेलरेशन 9.8 है तो एक्सेलरेशन हमें बताता है कि उस वस्तु की जो स्पीड है वो हर सेकंड कितनी बढ़ेगी या कितनी घटेगी।
भाई अगर एक्सेलरेशन जब कोई वस्तु फ्री फॉल करती है, उसका एक्सेलरेशन 9.8 का मतलब ये है कि जब कोई वस्तु को आप छोड़ेंगे तो उसकी स्पीड हर सेकंड 9.8 बढ़ेगी। तो नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग सारे के सारे, ज्यादातर बच्चे कोई ए लिख रहा है, कोई बी लिख रहा है, कुछ भी लिखे जा रहे हो तुम। भाई अगर एक्सेलरेशन 9.8 है, इसका मतलब यह है कि द स्पीड ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस बाय 9.8 मीटर पर सेकंड ड्यूरिंग ईच सेकंड। हर सेकंड वस्तु की जो स्पीड है, प्रत्येक सेकंड के दौरान वस्तु की जो गति है वो बेटा कितनी बढ़ेगी, 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी। अगर मेरे हाथ में मार्कर है, अभी स्पीड 0 है, ठीक 1 सेकंड के बाद 9.8 हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन आपको केवल ये बताता है कि हर सेकंड कितनी स्पीड बढ़ेगी, कितनी घटेगी। यही पत्थर ऊपर फेंक रहे होते तो इसकी स्पीड हर सेकंड 9.8 घट रही होती। और मैंने आपको स्पेशली बताया था कि भाई जब कोई पत्थर आप छोड़ते हैं वो हर सेकंड कितने मीटर गिरेगा ये नहीं बताता है, एक्सेलरेशन आपको बताता है कि हर सेकंड कितनी स्पीड बढ़ेगी। लेकिन समस्या ये है कि जिसका जब मन करता है मुंह उठा के क्लास में चला आता है। डी की लाइन लगा दी इसने अनमोल ने। भाई अनमोल भाई 20 बार डी लिखने से ना सही नहीं हो जाएगा। ये क्या कह रहा है जी, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस बाय 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ईच। अरे बाबू, अगर एक्सेलरेशन अगर हर सेकंड 9.8 बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन फिर कांस्टेंट कैसे रहेगा? एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन फिक्स है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब यह है कि जितना भी एक्सेलरेशन है हर सेकंड उतनी स्पीड बढ़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि पहले सेकंड स्पीड 9.8 बढ़ गई और अगले सेकंड केवल 4.9 ही बढ़ी, फिर 12.8 बढ़ गई, फिर 3.1 बढ़ गई ना। कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमें बताता है कि हर सेकंड कितनी स्पीड बढ़ेगी, कितनी घटेगी। तो पूरी कहानी सुना रखी है मैंने तुम्हें, यहां पे दिखाता हूं अभी। ये पूरा बताया था मैंने। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है। आपको बताया था कि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इस ऑब्जेक्ट की स्पीड हर सेकंड 10 बढ़ेगी। अगर एक्सेलरेशन -10 है तो हर सेकंड स्पीड 10 घटेगी। तो एक्सेलरेशन हमें बताता है कि प्रत्येक सेकंड कितनी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी। तुम बता रहे हो जी हर सेकंड इतने मीटर गिरेगा। फिर उसके बाद मैंने ठीक उसके बाद में ये लिया था हमने एग्जाम्पल कि जब कोई वस्तु फ्री फॉल करती है उसका एक्सेलरेशन 9.8 होता है, तो इसका मतलब यह कि जब भी कोई चीज मेरे हाथ से छूटेगी उसकी स्पीड हर सेकंड 9.8 बढ़ेगी और ऊपर जाएगी तो 9.8 घटेगी। पर समस्या है कि अगर हम टाइम से आ जाएंगे तो हम पढ़ लेंगे, और पढ़ लेंगे तो हमारी नौकरी लग जाएगी, और नौकरी लगने से दिक्कत क्या है, फिर नौकरी करनी पड़ेगी। अभी तो बढ़िया अपना घर में चल रहा, अपना सो के उठते हैं, अपना 3 4 5 6 रोटी खाई और फिर पढ़ के सो गए, है ना। तो फिर ये तो नींद खराब हो जाएगी, नौकरी करनी पड़ेगी, कितना जीवन में संकट आ जाएगा ना। अच्छा खासा समय हमारा इतने आराम से कट रहा है तो क्यों फालतू की हम नौकरी करें। अगले पाओ ये करना, इसे ध्यान से पढ़े करो। लेट हो गया तो बेटा क्लास छोड़ दे ऋषिकेश, बाद में देखना इसे। अब तो अपना डेटा भी खराब कर रहा है, टाइम भी खराब कर रहा है। कुछ हमारे पास हमारा वसुंधरा, सचिन, अक्षय, पायल, लक्की देखते हैं। कोई ए बता रहा है, कोई डी बता रहा है, कोई सी। बहुत बढ़िया। इसने लिखा है विच वन इज इम्पॉसिबल फ्रॉम द फॉलोइंग सिचुएशन, इनमें से कौन सी असंभव है। इसने आगे बॉडी हैविंग वेलोसिटी ईस्ट। बेटा वेलोसिटी ईस्ट का मतलब ये है कि एक बॉडी ईस्ट की तरफ को भाग रही है, जिधर को भागेगी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई है ईस्ट। और कह रहा है कि उसका एक्सेलरेशन भी ईस्ट में। बेटा जिस तरफ को वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन भी उधर को ही है, एक्सेलरेशन उधर को ही होने का मतलब मैंने आपको क्या बताया था
मैंने आपसे कहा था कि आप जिधर को फोर्स लगाते हैं, जिधर को आप धक्का देते हैं, वही एक्सिलरेशन की डायरेक्शन है। तो बेटा अगर वेलोसिटी ईस्ट में है और एक्सेलरेशन भी ईस्ट में है, यानी कि आप धक्का भी ईस्ट की तरफ मार रहे हैं, तो बेटा ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ जाएगी। ये पॉसिबल है बिल्कुल। भाई एक वस्तु, एक ठेला लेके आदमी ऐसे जा रहा है, ठेला लेके ऐसे जा रहा है ईस्ट में, तो जिधर को ठेला लेके जा रहा है आपने उधर को धक्का मार दिया तो ठेले की स्पीड बढ़ने जाएगी। ये तो पॉसिबल है, बहुत बढ़िया, संभव है ये। उसने पूछा इम्पॉसिबल, ध्यान समझना। अगला कह रहा है कि बॉडी हैविंग वेलोसिटी ईस्ट एक्सेलरेशन वेस्ट। बेटा वेलोसिटी ईस्ट में है, ठेला जा रहा था ईस्ट में, और आपने एक्सेलरेशन है वेस्ट में, यानी कि आपने धक्का किधर को दिया, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ठेला जा रहा है ईस्ट में, आप उसे खींच रहे हैं अपनी तरफ को, यानी कि स्पीड घट जाएगी। तो ये भी संभव है। एक कह रहा है बेटा ए बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी एंड नॉन जीरो एक्सेलरेशन। बिल्कुल है, ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी जीरो हो लेकिन एक्सेलरेशन जीरो ना हो, बिल्कुल संभव है। भाई आप एक चीज बताओ, जब आप किसी वस्तु को सीधे ऊपर फेंकते हैं, ये वस्तु बेटा ऊपर जा रही है, 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 तो मैक्सिमम हाइट पर क्या होता है, अधिकतम ऊंचाई पर, मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। भाई जब किसी वस्तु को हम सीधे ऊपर फेंकते हैं तो वस्तु ऊपर जा रही है, उसकी वेलोसिटी घटते 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 मैक्सिमम हाइट पर जीरो हो जाएगी। लेकिन बेटा इसकी वेलोसिटी तो जीरो है, पर एक्सेलरेशन अभी भी इसका जी के बराबर है 9.8, तो इसकी वेलोसिटी जीरो ही, तो ठीक एक सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी फिर से 9.8 बढ़ जाएगी। जब कोई वस्तु सीधे ऊपर फेंकी जाती है तो मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी तो शून्य है, पर बेटा इसका एक्सेलरेशन होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। इसलिए जैसे उसकी वेलोसिटी जीरो होगी तो ठीक एक सेकंड के बाद 9.8 स्पीड बढ़ जाएगी, वो नीचे आना शुरू कर देगा। तो ये संभव है। अच्छा अब इसमें आ जाना बेटा, यहां एक चीज देखना, अगर आपको कुछ भी नहीं पता होता आप सारे ऑप्शन पढ़ लेते। इसमें लिखा है कि ए बॉडी हैविंग कांस्टेंट वेलोसिटी। बेटा अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वेलोसिटी में कोई चेंज ना हो, तो एक्सेलरेशन तो 100% जीरो होता है। मैंने लिखवाया था आपकी क्लास में कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं है, जो बच्चे शुरू से क्लास में बैठे होंगे, हमने लिखा है यहाँ पे स्पेशली, कहां गए, ये लिखा, इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। अगर बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेग नियत है, इट्स एक्सेलरेशन विल बी 100% जीरो। तो एक्सेलरेशन तो जीरो होगा, शून्य। वेरिएबल यानी कि 3 4 5 तो बहुत दूर की बात है, एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। अगर किसी वस्तु की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बेटा उसका एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी कांस्टेंट तो उसका एक्सेलरेशन तो 100% जीरो होता है। वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब यह है कि एक्सेलरेशन कभी 3 है, कभी 8 है, कभी 12 है, कभी 15 है, एक्सेलरेशन है ही नहीं। वेरिएबल तो बहुत दूर की बात है। कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि एक्सेलरेशन जीरो। तो ये कह रहा है कि वेरिएबल होगा, यानी कि इम्पॉसिबल सिचुएशन है, यानी कि हमारा आंसर है। देखो याद रखना, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी में एक्सेलरेशन स्पीड बढ़ेगी। वेलोसिटी ईस्ट में, एक्सेलरेशन वेस्ट में स्पीड घटेगी। और वेलोसिटी जीरो हो पर एक्सेलरेशन हो, ऐसा हो सकता है। जब किसी वस्तु को हम सीधे ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जीरो होती है, पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता। आर यू गाइज गेटिंग दिस? प्लीज लेट मी नो कि क्या ये बात आपको समझ में आ रही है। हम्म एक बच्चे कुछ क्वेश्चन था पीछे, एक बच्चे का एक बार देखता हूँ मैं, कुछ क्वेश्चन पूछा था इसने। सर अगर से मतलब मिट्टी के तेल का बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह, एक बच्चे ने कुछ क्वेश्चन पूछा है। देखो देखो, एक बच्चे का क्वेश्चन है कि बेटा आपने, हमने को एक चीज बताई थी आपको कि अगर ये वाटर है, पानी, और पानी में मैंने कहा था कि अगर बर्फ रखा है तो बेटा बर्फ, पानी के अंदर क्या होता है कि बर्फ तैरता है, क्योंकि बर्फ की डेंसिटी जो है, बर्फ का जो घनत्व है वो पानी से कम है ना। देखो ध्यान सुनना, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर एक बर्तन में मिट्टी का तेल हो, यानी केरोसिन ऑयल हो, मिट्टी का तेल केरोसिन ही तो होता है ना, तो केरोसिन ऑयल है जो पहले आजकल मिलना बंद हो गया राशन की दुकान पे। कह रहा है कि अगर एक बर्तन में केरोसिन ऑयल हो और उसमें अगर हम बर्फ का टुकड़ा छोड़ दें तो उसके पिघलने पर वाटर का लेवल बढ़ेगा, घटेगा कि सेम रहेगा? कोई बच्चा बता सकता है कि मिट्टी के तेल में अगर एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा हो, उसके पिघलने पर वाटर के लेवल पर क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ देखना,
अगर बेटा अगर बर्फ पानी के अंदर तैर रहा हो, देखो बर्फ पानी के अंदर तो तैरेगा, क्योंकि बर्फ की डेंसिटी पानी से होती है बेटा कम, तो बर्फ तैरेगा। तो इस वाले केस में मैंने कहा था कि अगर बर्फ पिघल जाए तो वाटर के लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वाटर का लेवल सेम रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाटर का लेवल सेम। इसका हमने वजह भी बताई थी आपको कि जब कोई बर्फ तैर रहा होता है पानी के अंदर, तो इसका 90% हिस्सा होता है अंदर और 10 होता है बाहर, तो 90% अंदर है। एक तो कह रहा वीडियो नहीं चल रही, अरे क्या हुआ, वीडियो में दिक्कत आ रही है किसी बच्चे को कुछ? चल तो रही है भाई, हैं? बढ़िया चल रही है एकदम से। देखो बेटा ध्यान से समझेंगे बात को कि पानी जो है उसके अंदर अगर आइस क्यूब तैर रही हो, तो आइस को जब तैरती है ना उसका 90% हिस्सा होता है अंदर, 10% हिस्सा होता है बाहर। तो मैंने कहा कि जब बर्फ पिघल भी जाएगी तो वाटर के लेवल पे इसलिए फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह कि भाई जब बर्फ तैर रही थी तो अंदर 90% हिस्सा था, जब कोई बर्फ पिघलती है ना तो उसका 10% वॉल्यूम घट जाता है, उसका 10% वॉल्यूम घट जाता है। तो यानी कि अभी अंदर हिस्सा 90 है, तो पूरी बर्फ पिघल के पानी बन जाएगी तब भी अंदर 90 हिस्सा रहेगा, है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बच्चे ने पूछा कि मिट्टी के तेल के अंदर अगर आइस क्यूब हो, तो बेटा एक चीज ध्यान रखना कि मिट्टी के तेल में आइस क्यूब तैरेगी नहीं, मिट्टी के तेल में बेटा आइस क्यूब डूब जाएगी डालते ही। उसकी वजह यह है क्योंकि मिट्टी के तेल की जो डेंसिटी होती है ना, मिट्टी के तेल की जो डेंसिटी है वो लगभग होती है 0.82 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और आइस क्यूब की डेंसिटी होती है, इसकी डेंसिटी होती है बेटा 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो डेंसिटी किसकी ज्यादा है, आइस क्यूब की। तो आइस क्यूब की डेंसिटी ज्यादा है तो ये तैरेगा ही नहीं इसके अंदर, ये केरोसिन के अंदर डूब जाएगा। अब ये डूब गया, अब जैसे ही डूब गया, अब ये बेटा जब ये डूबा हुआ है यहाँ पे, ये डूबा हुआ है आइस क्यूब, अब ये जब पिघलेगा तो देखो क्या होगा, जब बर्फ पिघलता, ध्यान रखो, जब बर्फ पिघलता उसका 10% वॉल्यूम घट जाता है। यानी जब ये आइस क्यूब इसके अंदर पड़ा हुआ था, जब पूरा बर्फ पिघल के पानी बन जाएगा तो उसका क्या होगा कि अभी तो इसने जितना वॉल्यूम घेर रखा था अब उसका केवल 90% ही वॉल्यूम घेरेगा, ये कम जगह घेरेगा। तो वट ये जो है ना मिट्टी का तेल का जो लेवल है वो घट जाएगा, ये डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज। किस बच्चे का क्वेश्चन था भाई ये? बीच में एक बच्चे ने पूछा था, ये हमें ठीक लगा। ये हम उसमें तो करवा देते हैं बच्चों को ना जो थोड़े अच्छे पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं, एसएससी वैसएससी में अवॉइड कर लेते हैं इसे हम। एक क्वेश्चन ये करना बेटा, पांचवा, पांचवा करो ये। तो अगर बर्फ का टुकड़ा पानी में तैर रहा है, पिघल जाए तो वाटर का लेवल सेम, लेकिन मिट्टी के तेल में अगर पिघल जाएगा तो वाटर का लेवल डिक्रीज करेगा। ये वाला करो। कुछ आंसर हमारे पास में आए, सचिन, महिमा, राहुल, अजय, साक्षी। कुछ आंसर दे रहे हैं, कह रहा है बेटा एन ऑब्जेक्ट इज शूट वर्टिकली अपवर्ड। बेटा एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली शूट किया अपवर्ड व्हाइल इट इज राइजिंग। बेटा किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका तो क्या होगा, इसना कि इसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन आर बोथ अपवर्ड। बेटा देखो जब किसी वस्तु को आप ऊपर की तरफ फेंकेंगे उसकी वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ होगी, अगर उसका एक्सेलरेशन भी अगर ऊपर की तरफ ही होता फिर तो उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी में अगर एक्सेलरेशन हो तो स्पीड बढ़ती है। भाई किसी वस्तु को जब आप ऊपर फेंकते हो तो उसकी स्पीड तो घटती है, क्यों? क्योंकि अर्थ जो है हमेशा हर एक वस्तु को नीचे की तरफ खींचती है, तो गलत हो गया। वेलोसिटी अपवर्ड, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, ये सही है। भाई देखो जब किसी वस्तु को आप ऊपर फेंकेंगे तो बेटा उसकी स्पीड घटती है, स्पीड तभी घट सकती है जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो इसका बी आंसर सही है। एक ये है,
द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी टेंस टू कोज द बॉडी टू, एक पिंड की जड़ता पिंड में क्या गुण उत्पन्न करती है। तो कह रहा है कि जो इनर्शिया है वो क्या गुण उत्पन्न करता है आपको बताना है। एक कह रहा है कि स्पीड बढ़ा देता है, इनर्शिया स्पीड घटा देता है, रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स मोशन। तो बेटा आपको पता है कि इनर्शिया काम क्या होता है, रेजिस्ट करना, विरोध करना। तो क्या आंसर बनेगा इसका, सी ऑप्शन। क्वेश्चन का नंबर भी लिखो अनमोल साथ में, आलोक। आप पहले लिखेंगे क्वेश्चन का नंबर 8, फिर लिखेंगे आगे सी, ऐसे लिखना, आंसर ऐसे देने हैं, ठीक है। अगले पे आते हैं, ये तो आसान था, मैंने ही बता दिया। ये भी आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया। तो बेटा जड़त्व की माप क्या है, तो जड़त्व की माप होता है वस्तु का मास, उसका द्रव्यमान। तो मास इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया, वस्तु का मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा, है ना। तो पायल, तो ये बेटा रीतू और अंशु, आप लोग भी ऐसे कर रहे हैं, ABCD लिख रहे हो, क्वेश्चन का नंबर लिखा करो साथ में। अगले पे चलते हैं। ये बेटा आपके सीजल का क्वेश्चन है, इसने लिखा इज द एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाइड ऑन ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। वह बाह्य अभिकारक क्या है जिसे किसी निकाय पर प्रयुक्त करने से निकाय की स्थिर अवस्था या समान चाल में परिवर्तन होता है। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि वो एक्सटर्नल एजेंसी, वो बाह्य कारक जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर दे, तो ये काम केवल फोर्स कर सकता है। बिना फोर्स के ना कोई वस्तु चल सकती है, ना कोई वस्तु रुक सकती है। तो किसी वस्तु की स्टेट में चेंज करना है तो आपको फोर्स, बल लगाना ही पड़ेगा। तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंसी, बल वो बाह्य अभिकारक है जो स्टेट में चेंज कर दे। सबके सही आंसर आ रहे हैं एकदम, बिल्कुल बढ़िया, सचिन महिमा करते रहो। ये चलो आगे आएगा अभी। हाँ, द न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड, न्यूटन के पहले नियम को और क्या कहा जाता है। आप कहेंगे सर ये आपने भी बताया, हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। एक लिख रहा है न्यूटन सेकंड लॉ गिव्स द मेजर ऑफ, न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें क्या मिलता है बेटा, फोर्स की क्वांटिटी। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है फोर्स की हमें क्वांटिटी बताता है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन थे बीच में, ये मुझे आपसे बात करनी थी इनके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ जाओ। ये बेटा जो इनर्शिया हम पढ़ रहे थे कि किसी वस्तु की एबिलिटी, इस इनर्शिया को, इस जड़त्व को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ, 3 कैटेगरी में। पहले को हम बोलेंगे, सबसे पहले को इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विराम का जड़त्व। एक है हमारे पास इनर्शिया ऑफ मोशन, गति का जड़त्व। एक है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिशा का जड़त्व। तो 3 बेटा इनर्शिया को हम 3 कैटेगरी में बांट रहे हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब देखो कई बार क्या होता है पेपर में आपसे कुछ एग्जांपल पूछ लेगा कि एक चलती हुई बस में ब्रेक लगेंगे तो सारे यात्री आगे की तरफ गिर पड़ेंगे। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है कि इनर्शिया ऑफ मोशन है कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। रुकी बस अचानक चलेगी, यात्री पीछे गिर पड़ेंगे, वो किस एग्जाम्पल में जाएगा। पेड़ को पकड़ के हिलाएंगे, फ्रूट गिरने लगेंगे, किस एग्जाम्पल में जाएगा। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल अभी क्लास में बताऊंगा, आप इसे क्लास खत्म होने के बाद अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, वरना हम लिखने बैठेंगे तो 1 घंटा इससे भी खराब हो जाएगा। तो सारे एग्जाम्पल आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा और आपको फिर ये लिखने हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे। देखो इसके बेटा एग्जाम्पल समझना, ये लिखना आपको खुद से बाद में। आपने एक चीज देखी होगी, जैसे मान लो कि आप किसी बस में या किसी ट्रेन में, मेट्रो में खड़े हैं आप, है ना, ऐसे। अभी आपको पूरी बॉडी रेस्ट पे है, पूरा शरीर आपका रुका हुआ है, आप आराम से खड़े थे। अब अचानक से बेटा खड़े खड़े बस चल पड़े, या ये मेट्रो या ट्रैक्टर ट्रॉली जिसपे भी आप खड़े हैं, ठीक है। तो जैसे बेटा ये बस अचानक से चलेगी तो इसके अंदर जो यात्री है ना तुरंत पीछे की तरफ गिरने लगेंगे। होता ना ऐसे, खासतौर ट्रैक्टर ट्रॉली में आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर ट्रॉली जैसे अचानक से चलती है तो उसके अंदर खड़े यात्री गिरते हैं पीछे की तरफ। तो रुकी हुई बस जब अचानक से चलती है तो यात्री पीछे की तरफ देखो गिरते क्यों हैं। भाई जब मैं बस में खड़ा था तो मेरी पूरी की पूरी जो बॉडी है, ये मेरी पूरी की पूरी बॉडी बेटा रेस्ट पे है, विराम अवस्था में, पूरी बॉडी रेस्ट पे है।
अब जैसे बस चलेगी तो मेरे पैर तो बस के फर्श के साथ चिपके हुए हैं, है ना, तो जैसे बस चलेगी जो मेरे पैर चिपके हुए हैं फर्श के साथ, तो वो भी बस के साथ साथ आगे निकल जाएंगे। लेकिन ऊपर का जो पूरा धड़ था ये रेस्ट पे था, रेस्ट पे रहना चाहेगा। अब सोचो कि आपके शरीर का बेटा ये वाला हिस्सा जो है, ये नीचे वाला हिस्सा पैर जो है आपके, ये तो चलना चाहे और ऊपर वाला हिस्सा वही रहना चाहे, तो पैर आगे बढ़ना चाह रहे हैं और धड़ वही के वही रहना चाह रहा है। तो इससे क्या होगा, शरीर का अगर नीचे वाला हिस्सा आगे बढ़ना चाहेगा, ऊपर वही रहना चाहेगा, तो शरीर कहाँ गिरेगा, पीछे की तरफ। तो अगर कोई आपसे बोल दे कि रुकी हुई बस जब अचानक चलती है व्यक्ति का शरीर गिरता है पीछे की तरफ, तो बेटा किसकी वजह से होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, क्योंकि हमारी बॉडी रेस्ट पे थी तो रेस्ट पे रहना चाहेगी। तो शरीर बेटा आपको जो पीछे की तरफ गिर रहा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है। इसे याद रखना, जब भी वो कहे कि शरीर पीछे की तरफ गिर रहा है, बेटा हम पीछे की तरफ गिरेंगे यानी कि लेटना चाह रहे हैं, आराम करना चाह रहे हैं, यानी कि रेस्ट करना चाह रहे हैं, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है ये। अच्छा ऐसे ही मान लो कोई पेड़ है उसमें कुछ फ्रूट लगे हुए हैं, आप जब इस पेड़ की टहनी को पकड़ के ऐसे हिलाते हो उससे फ्रूट गिरने लगते हैं, ये बेटा इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से है। भाई देखो टहनी पे जो फ्रूट लगा हुआ है रेस्ट पे था, ये अभी भी रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, तो अपने टहनी पे फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने से टहनी तो मोशन में आ जाएगी, ये तो मोशन में आ गई, और फ्रूट वही के वही रहना चाह रहा है, तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो किसी पकड़ को पेड़ को हम पकड़ के जब हिलाते हैं उससे जो फ्रूट्स गिरने लगते हैं, वो भी इसका एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। सेपरेशन ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम ट्री, पेड़ से फलों का अलग होना। तो बेटा जब ठीक है। अच्छा इसके अलावा जैसे मान लो आपके पास में कोई बेटा बेड शीट है, कोई चादर है बड़ी गंदी है, उस बेड शीट को पकड़ो, एक कोना आपने पकड़ा बेड शीट का, एक किसी ने आपके दोस्त ने पकड़ा। अब जब इस बेड शीट को पकड़ के से हिलाते हो ना, सब डस्ट अलग होने लगती है, या कोई भारी सा कोई कंबल है, ब्लैंकेट है, उसे आप डंडे से पीटते हो, उससे डस्ट अलग होने लगती है, वो भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है। भाई हमारे पास में जो ब्लैंकेट थी ये बेटा ऐसी है, इसके ऊपर डस्ट चिपकी हुई है, तो डस्ट रेस्ट पे है और रेस्ट पे ही रहना चाहेगी। आप जैसे ब्लैंकेट पे फोर्स लगाओगे, झटका दोगे, अब ब्लैंकेट तो या आपकी जो बेड शीट है, वो चादर जो है वो तो मोशन में आ गई, और वो डस्ट पार्टिकल रेस्ट पे थे, रेस्ट पे रहना चाह रहे हैं, तो डस्ट पार्टिकल वही रहना चाह रहा है, और ये बेड शीट को झटका दिया, नीचे की तरफ आ गई, तो ये भी से सेपरेट हो गया। तो किसी चादर को जब हम पकड़ के हिलाते हैं उसे डस्ट का अलग हो जाना, या डंडे से पीटते हैं उसे डस्ट का अलग हो जाना, ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है। सेपरेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम ब्लैंकेट या बेड शीट, जो भी आप लिखना चाहो, बेड शीट, तो चादर से डस्ट पार्टिकल का, धूल के कणों का अलग होना, पेड़ से फलों का अलग होना, या मैंने कहा आपसे कि जब कोई बस अचानक चलेगी उसके अंदर बैठे यात्रियों का, खड़े यात्रियों का पीछे की तरफ गिर जाना, ये सब इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है। ये आपने एक बहुत बढ़िया देखा होगा, आजकल तो खैर बच्चे खेलते नहीं है, हमारे ज़माने में जब हम छोटे थे उस जमाने में कैरम बोर्ड बड़ा चलता था, उस समय मोबाइल नहीं था, है ना, तो हमारे पास टाइम पास करने के लिए इंडोर गेम आउटडोर गेम बड़े होते थे। उस समय घर वाले बड़े परेशान रहते थे कि बच्चे इतना खेलते हैं। आजकल के माँ बाप परेशान क्यों कि बच्चे खेलते नहीं है, मोबाइल में लगे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, घर वाले कहते हैं बच्चों को डालेंगे एकेडमी में, इसमें डालेंगे, खेल लो। हमें उस समय मौका मिल जाता तो हमें लगता है ऐसा मजा आ गया, हमें लगता है खेलने से बड़ा और क्या हो सकता है। तो हम करते कहते दोपहर है, घर में तेज धूप है, घर वाले बाहर नहीं जाने दे रहे, तो अपना कैरम बोर्ड ही खेल रहे हैं। थोड़ी छाँ आ गई तो बाहर गए तो अपना गली में क्रिकेट ही खेल रहे हैं, संडे आया तो ग्राउंड में पहुंच गए खेलने। तो हमें कैरम बोर्ड खेलते थे तो उस समय हम करते क्या थे, इसमें बेटा चारों तरफ होते हैं गड्ढे, है ना, जहाँ पे हमें ये कोइन पहुंचाने होते हैं। अब इस कैरम बोर्ड में बहुत सारे कोइन होते हैं, गिट्टियाँ ऐसे, उनका ढेर लगा लेते हैं हम। जब आप जस्ट कैरम बोर्ड खेलना शुरू करोगे तो आप पाइल ऑफ कॉइन्स, एक गिट्टियों का ढेर लगा लोगे, पाइल यानी कि ढेर लगा लोगे, ठीक। अब फिर क्या करते थे हम बेटा कि स्ट्राइकर लेते थे, ये चिकना कर लेते थे पाउडर वाउडर लगा के इसे हम। अब जैसे हम इस स्ट्राइकर को हिट करते थे तो बेटा ये स्ट्राइकर जाकर टक्कर मारता था नीचे वाले कोइन पर। अब कोइन का ढेर लगा हुआ है, तो जैसे नीचे वाले कोइन पर टक्कर लगती थी तो नीचे वाला कोइन पर लगा फोर्स, तो जिसमें फोर्स लगेगा वो तो मोशन में आ जाएगा। तो ये वाला बेटा कोइन आ जाता था मोशन में, ये कोइन निकल के बाहर आ जाता था, यहाँ पे आ गया मान लो ये। अब जो ऊपर जितने कोइन थे उन पर थोड़े ना फोर्स लगाए, फोर्स तो नीचे वाले कोइन पे लगाया। ऊपर वाले कोइन थे रेस्ट पे रहना चाहेंगे, तो नीचे वाले कोइन पे लगा फोर्स, वो तो बाहर निकल गया। अब ये गैप बन गया, उस गैप के बनने से सारे कोइन नीचे गिर पड़ेंगे। तो बाकी जो सारे धड़ाम से गिर पड़ते हैं, आवाज आती थी कैरम बोर्ड पे गिरने की इनकी,
ये बेटा किसकी वजह से हो रहा है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से हो रहा है। कि अगर आपके पास में एक पाइल ऑफ कॉइन हो, अगर आप स्ट्राइकर से हिट करेंगे तो नीचे वाला कॉइन निकल जाता, ऊपर वाले कॉइन क्यों गिर पड़ते हैं? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि जो चीज रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी। तो सब इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जाम्पल हैं। ये कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों को ऐसे करते हुए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को समझाने के लिए एक आप टेबल ले लो चिकनी सी, उसके ऊपर एक बढ़िया सा रेशमी सा चिकना सा कपड़ा रख लो, और उसके ऊपर कुछ गिलास की 2-3 बोतल रख लो, है ना, गिलास, कांच के गिलास रख लो ऐसे। तो आप इस चादर को जब बहुत ही स्पीड से ऐसे खींचेंगे तो गिलास गिरेंगे नहीं, बेटा वो गिलास रेस्ट पे, तो रेस्ट पे रहना चाहेंगे। आपने फोर्स लगाया किस पे? इस पे, जो चादर आपने डाल रखी थी, तो अगर आप उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो निकल जाएगी, क्योंकि फोर्स आपने उस पर लगाया। जो चीज रेस्ट पे थी वो रेस्ट पे रहना चाहेगी। देखा होगा ना आपको, कुछ लोगों को साइंस के जो एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं उसमें एक एक्सपेरिमेंट इनर्शिया ऑफ रेस्ट का ये भी करते हैं। और लेकिन एक चीज ध्यान रखना, टेबल पे जो कपड़ा होता है ना वो बहुत चिकना होगा, बहुत रेशमी सा कपड़ा होगा, वो बहुत ही सूखा ड्राई नहीं होगा वो। क्यों? क्योंकि अगर वो आपने बहुत ही सूखा ड्राई टाइप का कपड़ा ले लिया बहुत ही, और उसके ऊपर जो कांच के गिलास रखे हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शन बहुत काम करेगा। जैसे आप टेबल उसे खींचोगे ना चादर को, तो फ्रिक्शन फोर्स लगने की वजह से वो कांच के गिलास भी खिंच के आ जाएंगे साथ में। तो इसलिए वो टेबल भी बहुत स्मूथ चिकनी सी होती है, उसके ऊपर कपड़ा भी बहुत ही रेशमी चिकना सा होता है, ताकि फ्रिक्शन कम से कम पिक्चर में आए। तो अगर हम फोर्स लगाएंगे चादर पे तो चादर तो मोशन से बाहर आ जाएगी, और उस जितने भी कांच के गिलास वहां पे रखे तो रखे रहेंगे। तो झटके से फोर्स लगाएंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा। तो सब ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बिल्कुल एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया वाले। अच्छा, इनर्शिया ऑफ मोशन जो है पेपर नहीं, हमारी डेली लाइफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका बड़ा ध्यान रखना। इनर्शिया ऑफ मोशन, आप देखो कभी, जैसे आप कभी बेटा कार आप चलाते हो या आपका भाई चलाता हो, कोई भी, जैसे आप कार में बैठो खुद चलाते हुए या साथ में बैठे गाड़ी में, आप बैठते सीट बेल्ट लगाया करो। सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है। क्यों? अगर आपकी बेटा कार जो है अगर ये 80 की स्पीड से भाग रही है, 80 की स्पीड से, तो अगर आप उस गाड़ी के अंदर बैठे हैं ना, तो आपका शरीर भी 80 की स्पीड से जा रहा है। आप गाड़ी 80 से भाग रही है, आपका शरीर भी 80 की स्पीड से भाग रहा है। मान लो अचानक से सामने कोई चीज आ गई और गाड़ी इस पर टकरा गई, तो बेटा गाड़ी तो टक्कर लगते रुक जाएगी, उसकी स्पीड तो कम हो जाएगी। लेकिन आपकी बॉडी जो अभी 80 की स्पीड पे थी, जो आपका शरीर मोशन में था, मोशन में रहना चाहेगा, तो ये आपका शरीर 80 की स्पीड से बाहर निकलना चाहेगा, तो बेटा ये तुरंत शीशा फोड़ के बाहर निकल जाएगा ये। या इधर उधर टक्कर, अगर पीछे बैठे हैं तो भी इधर उधर टक्कर लगेगी। तो इसलिए आप चाहे गाड़ी में, कार में आगे बैठो चाहे पीछे बैठो, सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है। अब तो खैर पीछे भी कंपलसरी कर दी है, पर अभी ट्रैफिक वाले इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें इस बात से नहीं सीट बेल्ट लगाने की हमारा चालान कटेगा नहीं कटेगा, अपने खुद के सुरक्षा के लिए लगानी है हमें। हमारी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब भले 5 साल से 10 साल से गाड़ी चला रहे हो, पर गाड़ी में ड्राइविंग की खास बात है कि हर दिन नया होता है। आप रोड पे चल रहे हैं, किस समय कुछ नया इवेंट हो जाए, तो सुरक्षा लेके चलो। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका शरीर आपके घर वालों के लिए, आपकी फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हम कार में बैठेंगे तो सीट बेल्ट जरूर लगाएंगे, है ना। अच्छा, दूसरा, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, वो जैसे ट्रेन में जा रहे हैं, तो ट्रेन जैसी बहुत प्लेटफॉर्म के नजदीक आने वाली होती है तो उसकी स्पीड काफी कम हो जाती है ना। तो जैसे बेटा ट्रेन चल रही, जैसे प्लेटफॉर्म के नजदीक आएगी है, तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो चलती हुई ट्रेन से उतरने की कोशिश करते हैं, और उस चक्कर में कई बार प्लेटफॉर्म पे गिर भी जाते हैं। उनसे 1-2 मिनट का सबर नहीं होता भाई। जो ट्रेन 500-700 किलोमीटर से आपके घर के वाले स्टेशन पे पहुंच गई है, भैया वो 1 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद, 1 मिनट के बाद रुक भी तो जाएगी, लेकिन बस जैसे प्लेटफॉर्म पहुंचेगी उतरने लगेंगे। अब देखो ऐसा क्यों होता है, जैसे ट्रेन बेटा प्लेटफॉर्म के नजदीक पहुंची, अगर इस ट्रेन की स्पीड मान लो केवल 15 किलोमीटर पर घंटा ही बची, केवल 15 की स्पीड से भाग रही है, तो आपका शरीर भी 15 की स्पीड से भाग रहा है। तो जैसे आप चलती हुई ट्रेन से बाहर पैर रखोगे, आपके पैर टकराए किस पे, प्लेटफॉर्म पे, तो पैर तो रेस्ट पे आगे रुक गए, लेकिन धड़ तो भी 15 की स्पीड से भाग रहा है, तो पैर की स्पीड 0 और शरीर आगे भाग रहा है 15 की स्पीड से, तो इसलिए आपका मुंह आगे आके लगता है। अच्छा, लोगों ने फिर क्या किया, इसका तोड़ निकाल लिया। अब वो करते क्या है, जैसे ही बहुत ही स्लो ट्रेन से उतरते समय वो क्या करते हैं, सीधे खड़े नहीं होते प्लेटफॉर्म पे, वो साथ में भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ट्रेन की स्पीड अगर 10 है तो उनकी बॉडी की स्पीड भी 10 है, तो जैसे वो प्लेटफॉर्म पे पैर रखेंगे साथ में भागने लगेंगे 10 की स्पीड से। फिर क्या करेंगे, धीरे धीरे अपनी शरीर की ताकत से स्पीड 10 से करेंगे 8, फिर 7, फिर 4, फिर 2, 1, 0, फिर ऐसे अपने आप को रोकेंगे। तो भैया हम इतना रिस्क क्यों लें भाई, ट्रेन जितनी स्पीड से भाग रही है, उतरते समय क्या पता हम अपने पैर की स्पीड उतनी मेंटेन ना कर पाए, बजला की शरीर तो भाग रहा 15 की स्पीड से, पैर को हम केवल 10 की स्पीड से भगा पाए, तब भी हमारा शरीर आगे गिर पड़ेगा। या हम उतरते समय भागना शुरू तो कर रहे हैं, ठीक है जी, हो सकता है कि भाई कहीं प्लेटफॉर्म टूटा हुआ हो, हमारा पैर फंस जाए, कोई सामान ऐसा रखा हो, चिकना चीज हो कि हमारा पैर फिसल जाए,
और पता चला केला वेला पैर फिसल गया, तो हो सकता है कि फिसल के ही ट्रेन के अंदर ही घुस जाए हम। तो क्यों हम इतना फालतू का रिस्क लें? तो हम चलती हुई ट्रेन से आज के बाद अपने जीवन में कसम खाएंगे कि हम चलती हुई ट्रेन से नहीं उतरेंगे। हम जब भी गाड़ी में बैठेंगे, ट्रेन में बस में बैठेंगे, सॉरी बस में कह रहा हूँ, कार में बैठेंगे, तो हमेशा क्या करेंगे, सीट बेल्ट का यूज करेंगे। गाड़ी छोटी होती है ना, तो उसमें ज़्यादा इंपैक्ट दिखेगा। बस में वो वाला जो ड्राइवर होता है वो बहुत तेजी से गाड़ी चलाते भी नहीं है, बड़ी उनका ऑब्जेक्ट है, कोई छोटी मोटी चीज़ उस पर लग भी जाएगी तो इतना जल्दी इंपैक्ट नहीं दिखाई देगा उसका। कार क्या हल्का से कुछ लग जाएगा तो तुरंत इंपैक्ट दिखेगा, पलट जाएगी बहुत स्पीड पे होगी। तो इसलिए आप कार में सीट बेल्ट जरूर लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि चलते हुए ट्रेन से हम ना उतरें। ऐसे कुछ लोग क्या करते हैं, बस के ऊपर बैठ जाते हैं। एक बार मैं कहीं का एक देख रहा था वीडियो, कहीं पेपर था, राजस्थान की बात है ये। बहुत सारे लोग बैठे हुए थे बस के ऊपर, बस चल रही है। अब अचानक से बस ड्राइवर को ब्रेक लगाने पड़ गए, बहुत सारे बच्चे छत से नीचे गिर पड़े, क्योंकि जो बच्चे छत के ऊपर बैठे हैं, अगर बेटा ट्रेन बस की स्पीड 30 है तो उनकी बॉडी की स्पीड भी 30 है, तो जैसे ब्रेक लगेंगे तो बस तो रुक गई, आपका शरीर अभी भी 30 की स्पीड से आगे भागना चाहेगा, तो आप गिर पड़ेंगे। तो चलती हुई ट्रेन से उतरते समय आगे गिर पड़ना, बस की छत पर बैठे व्यक्ति का ब्रेक लगते ही नीचे गिर पड़ना, या फिर ब्रेक लगने पर यात्रियों का शरीर आगे की तरफ जाना, ये सब किसका एग्जाम्पल है बेटा, इनर्शिया ऑफ मोशन। यानी कि जब भी आपका शरीर आगे की तरफ गिरेगा तो एग्जाम्पल होगा बेटा इनर्शिया ऑफ मोशन का, है ना। भाई आप खुद सोचो, जब शरीर आगे गिरेगा यानी कि आप भागने की कोशिश करना चाह रहे हैं, आप मोशन में आना चाह रहे हैं, तो इनर्शिया ऑफ मोशन। जब शरीर पीछे की तरफ गिरता है तो बेटा आप रेस्ट करना चाह रहे हैं, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अच्छा, अब आते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पे। तो बेटा मान लो कि ये कर्व मोड़ है ऐसे यहाँ पे आगे, ये आपकी बस जा रही थी, एक बस जा रही बिल्कुल सीधी रेखा में पहले, और आप इसके अंदर बैठे हैं। तो हमें पता चल गया कि अगर कोई बस 20 की स्पीड से भाग रही है और आप उसके अंदर बैठे हैं, तो आपका शरीर भी 20 की स्पीड से भाग रहा है। बस बेटा 50 की स्पीड से भाग रही है तो आपका शरीर भी 50 की स्पीड से भाग रहा है, और साथ में जिस डायरेक्शन में बस ट्रेवल कर रही है आपका शरीर भी उसी डायरेक्शन को फॉलो करता है। अगर ये बस बेटा 50 की स्पीड से सीधी रेखा में जा रही हो ना, तो आपका शरीर भी 50 की स्पीड से सीधी रेखा में जा रहा होता है, बिल्कुल सीधा। अब बेटा आपकी बस जा रही थी तो आपका शरीर इस वाली डायरेक्शन को फॉलो कर रहा था। अब जैसे बस बेटा यहाँ पे आई तो इस बस ने क्या किया, आपने स्टीयरिंग पे लगाई फोर्स और बस को बेटा मोड़ लिया, बस को आपने मोड़ दिया। अब देखो होगा क्या कि जैसे कोई बस चलते चलते अचानक से किसी मोड़ पे तेजी से मुड़े तो उसके अंदर बैठे यात्री बाहर की तरफ को गिरने लगते हैं। तो बस जब किसी मोड़ पर मुड़ती है तेजी से, उसके अंदर के यात्री जो बाहर की तरफ को गिरने लगते हैं बेटा, वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से होता है। क्यों भाई, आप बस में बैठे थे, बस जा रही थी सीधी, आपका शरीर भी सीधी रेखा में चल रहा है, लेकिन जैसे बस मोड़ पे मुड़ेगी तो आपका शरीर चाहेगा अभी भी इसी डायरेक्शन को फॉलो करना, वो चाहेगा कि अभी भी इसी डायरेक्शन में रहे वो। अब बेटा आपकी बस तो मुड़ गई, अब आपकी बस मुड़ गई तो आपका शरीर जो है बस के साथ साथ वो तो यहाँ पर है, लेकिन आपका शरीर चाह रहा है कि उसे यहाँ पे रहना चाहिए, इसलिए आपको बाहर की तरफ गिरते हुए दिखाई देगा। तो चलती हुई बस जब अचानक से मोड़ मुड़ती है तो शरीर बाहर की तरफ गिरना, ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जाम्पल है। हालांकि इसी बात को हम आगे चल के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल से भी समझेंगे हम, ठीक है। अभी एक चीज ध्यान रखना कि बस रुकी हुई है, अचानक से बस चली, शरीर गया पीछे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बस चल रही थी, ब्रेक लगे, शरीर गया आगे, इनर्शिया ऑफ मोशन। बस अचानक से मुड़ी, शरीर गिरा बाहर, तो यानी कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आई बात समझ से बच्चों को यहां तक की। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बताना है कि वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है कि इनर्शिया ऑफ मोशन का, कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। आप शॉर्टकट में लिखेंगे, या तो IOR लिखेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, या लिखेंगे IOM, या लिखेंगे IOD। तो बताना कि किस कैटेगरी में जाएगा वो। तो मेरा क्वेश्चन है आप सभी से कि एक ट्रेन में मूंगफली बेचने वाला व्यक्ति चलती हुई ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर उतरते समय आगे की तरफ गिर पड़ता है, ये किसके कारण होता है। मूंगफली बेचने वाला व्यक्ति चलती हुई ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर उतरते समय आगे की तरफ गिर पड़ता है, ये किसका उदाहरण है। बड़ा किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ मोशन का, जो हमें बताया सूरज कुशवाहा ने, सद्दाम ने, अंशु ने, सचिन ने। ये किसका एग्जाम्पल बनेगा, इनर्शिया ऑफ मोशन का, ठीक है।
चलो, तो आज की क्लास में बेटा चलो इतना ही रखते हैं, फिर ज़्यादा नहीं तो इतना ज़्यादा ना हो जाए कि बोरिंग से ही हो जाए मामला। अब नेक्स्ट क्लास में आएंगे, सेकंड लॉ पढ़ेंगे, थर्ड लॉ पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आप चाहो तो ये देख सकते हो इसमें, कई बार हमें बहुत आसान सा क्वेश्चन भी मिल जाता है इससे जुड़ा हुआ। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे ये है, ये कह रहा है कि व्हेन ए मूविंग बस सडनली अप्लाइज ब्रेक द पैसेंजर सिटिंग इन इट फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय। कह रहा है कि चलती बस में जब अचानक ब्रेक लगते हैं उसमें बैठे यात्री आगे की तरफ गिर जाते हैं, किसके द्वारा समझा सकता है? बेटा जब चलती बस में ब्रेक लगते हैं यात्री आगे गिरते हैं, ये होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना, गति का जड़त्व। और इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया शब्द हमने कहाँ पढ़ा है? फर्स्ट लॉ में, यानी न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो कई बार आपको डायरेक्ट ऐसे भी मिल सकते हैं इसके ऑप्शन, जरूरी नहीं कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन वाले ही मिले, तो ऐसे भी मिल सकते हैं आपको। ठीक है, तो बेटा अब मंडे को मिलेंगे हम, ठीक है? तब तक के लिए अपना रिवीजन कर लेना, टेस्ट वेस्ट देते रहना टेस्टिंग पर। थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।